तो गाइज इस वीडियो में सीसीएनए का सिक्योरिटी पार्ट कंप्लीट कवर होने वाला है। आई थिंक ये वीडियो काफ़ी लंबी होगी और नो डाउट अगर ज़्यादा लंबी होती है तो मैं इसको 2 पार्ट में बनाऊंगा। वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सीसीएनए का सिक्योरिटी पार्ट यहाँ पे क्यों इंपॉर्टेंट है और अलग से मैं इसको क्यों रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी मैंडेटरी लैब्स हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल पे नेटवर्क की सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए ये सिलेबस बनाया गया है। तो आइए थोड़ा सा इसको समझते हैं, इसके सिलेबस में क्या क्या है और क्या क्या चीज़ें हमें पढ़ना होता है और एग्जैक्टली आपको इस पूरी ट्यूटोरियल को देखने के बाद क्या चीज़ें सीख में मिलेगी। 100% लैब डिमॉन्स्ट्रेशन मैं कराने की यहाँ पे कोशिश किया हूँ। इवन देन जो लैब पॉसिबल नहीं है वो ड्यू टू कम्युनिटी गाइडलाइन या यूट्यूब उसको अलाउ नहीं करता, क्योंकि सिक्योरिटी की वो लैब्स दिखाई नहीं जा सकती। तो मैंने यहाँ पे ओवरऑल जो भी चीज़ें पॉसिबल हैं वो सब कुछ आपको बताया है, ए टू जेड सारी चीज़ें सिखाया है। तो इससे पहले मैंने आप लोगों को सीसीएनए पर एक वीडियो रिकॉर्ड करके दिया था जो कि सीसीएनए फुल कोर्स था, जिस पे आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा प्यार मिला। सीसीएनए 200 301 का, जो कि 5.36 मिनट का 5.5 6 घंटे की वीडियोस है। इससे बाद भी मैंने फायरवॉल की सिक्योरिटी को लेके और भी तमाम तरीके के ट्यूटोरियल्स यहाँ पे आप लोगों को प्रोवाइड किया। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है सिक्योरिटी को समझना, क्योंकि मैंने इसमें ऐसा एक पीडीएफ का सिलेबस जो भी सिक्योरिटी पार्ट को कवर करता है सीसीएनए की तरफ से, उसको मैंने लिया और उस पे मैंने एक प्रॉपर बुक मतलब बनाया और उसके बाद आप लोगों को वो चीज़ मैं यहाँ पे सिखाने जा रहा हूँ। अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली बेसिस पे हमारे चैनल पे आप लोगों को वीडियोस मिलती हैं। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में विजिट करके अपने मनपसंद कोर्सेज को कर सकते हैं, चाहे वो सिस्को का हो, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट का हो, आईओटी हो, पाइथन हो, कंप्यूटर हार्डवेयर हो, नेटवर्किंग हो, ईमेल हो, जीमेल हो, आउटलुक, एक्सचेंज, पावरशेल एंड रेड हैट। बहुत सारे सिलेबस यहाँ पे आप लोगों को मिलेंगे। तो डेफिनेटली आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। आप एक बार विजिट कर लेना और देख लेना, जो भी पसंद आता है कोर्सेस उसको आप पढ़ सकते हैं। एंड गाइस चलिए सिक्योरिटी पार्ट के कुछ कॉन्सेप्ट को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे आप लोगों को सिलेबस डिफाइन करूंगा। इन केस आप लोगों को लगता है ये सिलेबस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है तो डेफिनेटली आप इस सिलेबस को कंप्लीट देखेंगे। अगर आप हमारी हेल्प करना चाहते हैं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिंक चेक कर लेंगे एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे। आपने अगर शेयर कर दिया, लाइक कर दिया और एक प्यारा सा कमेंट कर दिया, जो भी अच्छा बुरा आपको लगता है, तो डेफिनेटली मैं समझूंगा कि हाँ, मैंने जो भी हार्ड वर्क करा इसको 10 डेज से रिकॉर्ड करने में, 20 डेज से रिकॉर्ड करने में, इस पे काम करने में, वो सब कुछ मेरा सक्सेसफुल रहा। तो आपके हाथ में है अप्रिसिएशन करना और ये सारी चीज़ें। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम लोग यहाँ पे समझेंगे व्हाट अबाउट कॉमन सिक्योरिटी प्रिंसिपल्स। ओके, देखो यहाँ पे बहुत ही बेसिक से लेके मैं एडवांस तक आप लोगों को सिखाऊंगा। ओके, तो बेसिक सिक्योरिटी प्रिंसिपल्स के बारे में, सीआईए के बारे में समझेंगे, एसआईईएम टेक्नोलॉजी के बारे में एंड आइडेंटिफाइंग कॉमन सिक्योरिटी टर्म्स के बारे में कि विच टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी वी हैव टू इम्प्लीमेंट इन आवर ऑर्गेनाइजेशन टू मेंटेन द सिक्योरिटी लेवल फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड दीज ऑल थिंग्स। ओके, एंड आइडेंटिफाइंग कॉमन नेटवर्क सिक्योरिटी, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आगे आपको मिलने वाला है। एंड कॉमन सिक्योरिटी थ्रेट्स में हम लोग समझेंगे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ थ्रेट्स वी हैव टू फेस ओवर अ नेटवर्क एंड सोशल इंजीनियरिंग अटैक कैसे होता है, आइडेंटिफाइंग मालवेयर्स वगैरह को आइडेंटिफाई करने की स्ट्रेटजीज क्या होती है एंड यहाँ पे वेक्टर ऑफ डेटा लॉस क्या होता है, क्रिप्टोलॉजी क्रिप्टोग्राफी सिस्टम क्या होता है, सिमेट्रिक असिमेट्रिक इनक्रिप्शन टेक्नोलॉजी क्या होती है, व्हाट इज सर्टिफिकेट एंड पीकेआई इंफ्रास्ट्रक्चर और कैन वैन सोहो नेटवर्क इन्वायरमेंट क्या होता है, कैसे क्रिएट होता है। साथ में सिक्योर करने के लिए मैनेजमेंट को जितनी भी तरीके की एसएनएमपी हो, एससीएल हो, एनटीपी हो, एससीपी हो, ये सारी प्रोटोकॉल्स का हम लोग लाइव प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन देखेंगे। ट्रिपल ए की सिक्योरिटी के बारे में देखेंगे एंड जिसके अंदर टीएसीएस एंड आरएडीआईएस रेडियस सर्वर के बारे में, ट्रिपल ए ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन एंड अकाउंटिंग के बारे में पढ़ेंगे एंड आईएससी टूल के बारे में, 802.1x की ऑथेंटिकेशन सिक्योरिटी के बारे में एंड बीवाईओडी ब्रिंग योर ओन डिवाइसेस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल पे ये सिलेबस आपके लिए होने वाला है। गाइज अगर आप स्टार्टिंग से एंड तक वीडियो को देखेंगे तभी समझ में आएगा। डोंट वरी, अगर आप रियली सीखने आए हो तभी इस वीडियो को देखेंगे, अदरवाइज आपको लगता है
कि मतलब कि कुछ भी ऐसा तो बिल्कुल आप इसको क्विट आउट कर देंगे और मन से अगर लर्न करना है तो कॉपी पेन लेकर बैठ जाएंगे, तब इस वीडियो को देखेंगे, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट मैं बीच में आप लोगों को बताने वाला हूँ जो कि काफ़ी बड़े लेवल पे चीज़ों को कवर अप करता है। ओके, तो ये सारी चीज़ें वीपीएन की कंप्लीट सिक्योरिटी विथ लैब आपको मिल जाएगा, जिसके अंदर एन80 ये सारी सिक्योरिटी मिल जाएगा। वीपीएन के साथ आप लोगों ने मिल जाएगा रिमोट वीपीएन क्या होते हैं, एएसडीएम, मैं कोशिश करूंगा ये सब लैब आपको प्रोवाइड करने की। साइट टू साइट वीपीएन आपको मिल ही जाना है, राउटिंग एंड स्विचिंग की सिक्योरिटी को लेकर आपको मिल जाएगा, है ना। आईओएस और सीएलआई मोड को कैसे सिक्योर करेंगे, ओएसपीएफ की कॉन्फ़िगरेशन, ऑथेंटिकेशन अपडेट के बारे में, एंड यहाँ पे एसटीपी अटैक के बारे में, एआरपी स्पूफिंग, मैक स्पूफिंग के बारे में, कैम टेबल के बारे में। ये कुछ थियोरेटिकल पार्ट है, इसमें लगभग में आपको ज़्यादा से ज़्यादा थियरी ही मिलेगा। प्रैक्टिकल पार्ट भी मैं यहाँ पे 100% अपना देने की कोशिश करूँगा कवर अप करने के लिए। अगर गाइज़ मैं यहाँ पे एआरपी स्पूफिंग वगैरह बता देता हूँ तो डेफिनेटली ये वीडियो बैन हो जाएगी और आप लोगों को सीखने को नहीं मिलेगा। तो मैं ऐसे कुछ लैब हैं जिनका मैं आपको थ्योरेटिकल पार्ट समझा दूंगा, कैसे क्या चीज़ होती एग्जैक्टली, उसका मतलब क्या होता है, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा उस कॉन्सेप्ट को समझने में। ओके, एंड मैं जल्दी ही अपनी वेबसाइट सीखोलाइव.com पर इसका ट्यूटोरियल अपलोड करूंगा, जहां से आप एडवांस में इसके प्रैक्टिकल्स को भी कर पाएंगे। बहुत जल्दी वो सारी चीज़ें आ जाएंगी, बस आप लोगों ने प्यार, सपोर्ट एंड ये सारी चीज़ें करनी है। इसके अलावा डीएससीपी स्पूफिंग, वीलैन हॉपिंग के बारे में, डीएससीपी डिप्लॉयमेंट के बारे में, वीलैन की कंप्लीट सिक्योरिटी यहाँ पे आपको मिलने वाली है, मिटिगेशन के बारे में आपको डेटा मिल जाएगा, एंड फायरवॉल सिस्को के बारे में मिल जाएगा, नेट की सिक्योरिटी मिल जाएगी, एएस से 9x की सिक्योरिटी आपको दिखाया जाएगा, जोन बेस्ड फायरवॉल के बारे में। ओके, एएस से फायरवॉल की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिकल के साथ मिलेगी, आईपीएस डिस्क्राइब, आईपीएस डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। डिस्क्राइब आईपीएस टेक्नोलॉजी क्या होता है ये भी आपको मिल जाएगा। इसके अंदर देखो बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। ओके, तो फिलहाल अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं एंड पॉइंट सिक्योरिटी में आपको मिल जाएगा कुछ डिस्क्राइब मिटिगेशन टेक्नोलॉजी ऑफ एंड पॉइंट थ्रेट्स के बारे में, काफ़ी चीज़ें यहाँ पे टीएलएस एसएसएल सिक्योरिटी सर्टिफिकेट के बारे में आप लोगों को मिल जाएगा। तो फिलहाल हमारा चैप्टर यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। आपको पता चल गया होगा कि काफ़ी चीज़ें आप इस वीडियो में सीखने वाले हैं। ओके, तो ये सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी का पार्ट मैं कवर कर रहा हूँ। इससे पहले अगर आप कंप्लीट सीसीएनए के कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं तो एक बार वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आ जाएंगे और यहाँ पे आपको सीसीएनए का कंप्लीट ट्यूटोरियल मिल जाएगा। तो इसमें आपको राउटिंग, स्विचिंग, सिक्योरिटी के कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एंड काफ़ी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड करी गई हैं। काफ़ी लेवल पे नेटवर्क सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को इनेबल करा गया है, दिखाया गया है। तो ये 5.5 घंटा प्लस ये जो वीडियो आपके सामने आ जाएगी, ये पता नहीं कितनी देर की होगी, आई एम नॉट श्योर। और अगर काफ़ी लंबी ये होती है तो मैं इसको पार्ट वाइज 2 पार्ट या 3 पार्ट में अपलोड कर दूंगा, क्योंकि ये काफ़ी कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर करना है और काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर जो कॉन्सेप्चुअल थिंग्स है कि आपको वो समझना है, तो मुझे थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा, ज़्यादा लैब्स वगैरह डिस्क्राइब करनी पड़ेगी और आपको समझाना पड़ेगा। ओके, तो चलिए हम लोग फिलहाल स्टार्ट करते हैं सीसीएनए की सिक्योरिटी के पार्ट को लेकर। और सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट आ जाता है वो आ जाता है कॉमन सिक्योरिटी प्रिंसिपल। ओके, तो सीआईए, आप लोगों को सीआईए के बारे में पता होगा ऑलरेडी कि एक डिपार्टमेंट होता है इन्वेस्टिगेशंस वगैरह के लिए, बट यहाँ पे भी सीआईए हमारा यूज़ किया जाता है नेटवर्क टोपोलॉजी में, टेक्नोलॉजी में। और सीसीएनए में जो सीआईए का मतलब होता है, यहाँ पे काफ़ी डिटेल में मैं आपको समझा दे रहा हूँ। सीआईए का फुल फॉर्म सबसे पहले होता है कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। ओके, तो मैं यहाँ पे बहुत ही आराम से अब आप लोगों को समझाने वाला हूँ और बहुत आराम आराम से चीज़ों को। आप लोगों को कुछ नोट करना है तो प्लीज़ नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, एंड इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो कर लेना यार, इंस्टाग्राम पर आप लोगों का सपोर्ट चाहिए और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को मिलेंगी। कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होता है, व्हाट इज सीआईए, सीआईए क्या है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक कंप्यूटर है या एक यूज़र है, अब ये किसी दूसरे यूज़र को, यानी कि डेस्टिनेशन पे कोई दूसरा यूज़र है, अब यूज़र वन इस यूज़र टू को कोई डेटा शेयर कर रहा है इंटरनेट के माध्यम से। ओके, अब यहाँ पे डेटा जब भी शेयर कर रही है तो क्या गारंटी है कि हमने ए पॉइंट से बी पॉइंट पर डेटा जो शेयर किया 1 2 3, ये 1 2 3 ही डेटा यहाँ पे जाके रिसीव होगा, इसमें 1 2 3 4 नहीं होगा। इस डेटा में कोई मॉडिफिकेशन नहीं होगा, इस डेटा में किसी भी तरीके की हलचल नहीं होगी। ओके, किसी भी तरीके का वो इंटीग्रिटी उसकी नहीं तोड़ी जाएगी, अवेलेबिलिटी उस डेटा की कितनी है वहाँ पे, तो ये सब चीज़ें सीआईए के अंदर देखा जाता है, समझा जाता है। इवन देन अगर आपके पास कोई डेटा है
कोई डेटा आपने डाउनलोड किया, रिसीव किया, तो उसको भी आप एनालाइज कर सकते हो कि हमें डेटा जो रिसीव हुआ है वो 100% सिक्योर डेटा है ना, ऑफिशियल डेटा है, या उसके अंदर कोई malware या किसी भी तरीके का माइग्रेशन कोड का किया गया है, रास्ते में किसी ने हैक करके उसको मॉडिफाई किया और फिर स्पैम करने के लिए, हमारी इन्फॉर्मेशन हैक करने के लिए वो इन्फॉर्मेशन हमारे कंप्यूटर पे डाउनलोड हो रही है। तो ये पूरा का पूरा आप जज कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो। तो इस वजह से यहाँ पे इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी सीआईए को समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट आ जाता है कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑथेंटिकेटेड एक्सेस। ओके, यहाँ पे ये कह रहा है कि इट्स अ क्रूशियल, इट in today's sorry it's crucial in today's world of people to protect their sensitive प्राइवेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। बहुत ही जरूरी है आज के समय पे कि हम अपनी प्राइवेट इंफॉर्मेशन को, चाहे वो हमारे नेटवर्क का हो, चाहे वो हम पर्सनल इंफॉर्मेशन की बात करते हो, चाहे वो हम अपने लैपटॉप डेस्कटॉप की बात करते हो, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि उसकी सिक्योरिटी को संभालना। और आज के समय पर हम इंटरनेट को यूज करते हुए हम अपनी इंफॉर्मेशन को सिक्योर कर पाएँ और उसको हैक होने से बचा पाएँ। तो इस चीज़ को बहुत ही बारीकी से यहाँ पे समझना होता है। प्रोटेक्टिंग कॉन्फिडेंशियलिटी, ओके, मतलब कि यहाँ पे जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन आपकी है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, और आप डिपेंड हो जाओ कि यस, ये जो इंफॉर्मेशन हम एक्सेस कर रहे हैं या जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो कॉन्फिडेंशियल है, नोबडी हैव अथॉरिटी टू एक्सेस, है ना, विदाउट ऑथेंटिकेशन। तो आप जब तक किसी को ऑथोराइज नहीं करते हो तब तक वो एक्सेस नहीं कर सकता। तो यहाँ पे कह रहा है कि protecting confidentiality is dependent on being able to define and enforce certain access level for information। एक certain access level create करना, जो जिस डिपार्टमेंट का है उस तरीके का उसको information provide करना, उसको access level provide करना, ये हमें confidentiality को बताता है। Some of the most common means used to manage confidentiality include access control list। ओके, तो कुछ ऐसा भी हम लोग करते हैं कि एक अगर नेटवर्क है तो उसके अंदर हम लोग एक्सेस कंट्रोल लिस्ट क्रिएट कर देते हैं। और मान लिया लिस्ट में हमने कुछ यूजर हैं आपके नेटवर्क में, जैसे 10 यूजर है, 10 में से 5 यूजर को आपने अलाउ किया कि यस यू आर एबल टू एक्सेस द इंफॉर्मेशन। ओके, तो वो 5 यूजर जो हैं वो कॉन्फिडेंशियल हो जाएंगे और वो कभी भी उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। बट बचे के जो 5 यूजर हैं वो उसको ऑथोराइज नहीं किया आपने, तो वो नहीं उसको एक्सेस कर सकते। तो ये लिस्ट प्लान करके आप कर सकते हो, या तो आप अपने वॉल्यूम को इनक्रिप्ट करके कर सकते हो, नंबर ऑफ जो हार्ड डिस्क आप यूज करते हो उसको आप इनक्रिप्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे आपको इनक्रिप्ट करने के लिए बिट लॉकर की का यूज आपको करके दिखा दे रहा हूँ, बिट लॉकर कैसे यूज किया जाता है, जो कि काफ़ी एक सेफ सिक्योर टूल है और इसके थ्रू हम अपनी इंफॉर्मेशन को सिक्योर रख सकते हैं। ओके, उसके अलावा यूनिक्स फाइल परमिशन, अगर आप लिनक्स इन्वायरमेंट यूज़ कर रहे हो तो लिनक्स इन्वायरमेंट में क्या होता है कि आप अपने फाइल परमिशन को रीड की परमिशन दे सकते हो इंस्टेड ऑफ राइट एंड एग्जीक्यूट। ओके, यानी कि सिर्फ और सिर्फ आप अगर रीड की परमिशन देते हो तो कोई भी बंदा उसको रीड कर सकता है, बट दे हैव नो अथॉरिटी और दे हैव नो परमिशन टू मेक एनी काइंड ऑफ चेंजेस इन दैट पर्टिकुलर फाइल। ओके, तो ये सारी चीजें हैं, तो कॉन्फिडेंशियलिटी यहाँ पे बिल्ड होती है आपकी। ओके, अगर हम लोग एक कॉरपोरेट नेटवर्क की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो तमाम तरीके के राउटर्स हैं। लाइक एक राउटर यहाँ पे है जो कि 192.2.3 पे चल रहा है, 2.0 पे चल रहा है, 2.0 पे यहाँ पर भी है। तो ये सिस्को का एक नेटवर्क है, ये भी है, ये एक इंटरनेट के माध्यम से कनेक्टेड है। पूरा का पूरा एक वैन टाइप का कनेक्शन यहाँ पे स्टेब्लिश हो रहा है। तो इन तरीके के जब नेटवर्क में हम अपने इंफॉर्मेशन को एक्सेस करते हैं, या जो भी हम लोग मीडिया सर्वर यूज़ करें या किसी भी तरीके का ग्लोबल लेवल पे अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सेस करते हैं, अपनी कॉरपोरेट या प्राइवेट इंफॉर्मेशन या प्राइवेट नेटवर्क को किसी पब्लिक नेटवर्क के साथ कनेक्ट करते हैं, तो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है या क्या मतलब कॉन्फिडेंशियलिटी है कि हमारी इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल पास हो रही है और जिसको आपने अलाउ किया है उसके थ्रू आप यूज कर पा रहे हो। इंटीग्रिटी मतलब होता है मॉडिफाई द इंफॉर्मेशन। सबसे पहले यहाँ पे तो आपने देखा कि ऑथेंटिकेशन के बारे में, ऑथेंटिकेशन एक्सेस कराया जा रहा है, मतलब जिसको आप अलाउ करो वही एक्सेस करे, उसके अलावा कोई और एक्सेस ना करे, ये हमारा कॉन्फिडेंशियलिटी कहलाता है। इंटीग्रिटी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इंटीग्रिटी इज द मोस्ट कॉमन टूल बाय विच यू कैन मैनेज द थिंग्स लाइक कि हमारे डेटा के अंदर, मतलब कि अगर डेटा ए पॉइंट से किसी यूजर ने बी पॉइंट को सेंड किया है, तो मान लिया कि डेटा हमारा था हेलो। ओके, हेलो,
अब इस हेलो नाम के डेटा में कोई भी मॉडिफिकेशन रास्ते में नहीं किया गया, मतलब यहाँ से डेटा जो यहाँ पे चल के आया और ये जो रास्ता तय किया, इस बीच में उस डेटा के अंदर कोई मॉडिफिकेशन नहीं हुआ है। समटाइम्स हैकर या अटैकर या जो भी इंट्रूडर होता है वो आपकी इस इंफॉर्मेशन को मिड ऑफ द पाथ हैक कर लेता है और फिर उस इंफॉर्मेशन के अंदर कोड इंजेक्ट कर देता है कि अगर आप उस कोड को या इस इंफॉर्मेशन को अपने कंप्यूटर पे डाउनलोड करते हैं तो वो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन आपकी क्या हो जाती है, या आपके सिस्टम में वल्नरेबिलिटी आ जाती है, पोर्ट ओपन हो जाते हैं, या पर्टिकुलर आपका सिस्टम वायरस अटैक से प्रभावित हो जाता है, मतलब अफेक्ट हो जाता है और आपका सिस्टम कंप्रोमाइज़ हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखना चाहिए। अब आप कहेंगे कि हम कोई डेटा डाउनलोड कर रहे हैं तो कैसे हम पता करेंगे कि ये डेटा इंटीग्रिटी को सपोर्ट करता है या इंटीग्रिटी इसकी मेंटेन करी गई है, इसके अंदर कोई भी तरीके का मॉडिफिकेशन या चेंजेस नहीं किया गया है। तो इसका भी हम आपको प्रॉपर लैब आपको दिखा देंगे कैसे करना है, कैसे उसको एग्जीक्यूट करना है एंड एवरीथिंग। तो यहाँ पे कुछ एडवांस लेवल पे टूल दिया गया है जिसके थ्रू आप पता कर सकते हो कि हाउ वी कैन पेनेट्रेट और हाउ वी कैन मॉनिटर आर नेटवर्क। हम अपने नेटवर्क को मॉनिटर कैसे कर सकते हैं, हमारे नेटवर्क में कितने नंबर ऑफ क्लाइंट कनेक्टेड हैं, क्या वही क्लाइंट कनेक्टेड हैं जिसको हमने अलाउ किया है, कोई ऐसा क्लाइंट तो नहीं है जो हमारे नेटवर्क के अंदर या जो हमारी इंफॉर्मेशन को यहाँ पे किसी भी तरीके से ब्रीच कर रहा हो, या कोई थर्ड पार्टी का बंदा हो, कोई इंट्रूडर हो, कैसे आप उसको एनालाइज करेंगे। तो आपके पास एडवांस आईपी स्कैनर है, इसके थ्रू आप अपने नेटवर्क के सभी कंप्यूटर्स जो लाइव हैं उनको चेक कर सकते हो। इन केस उस लाइव सिस्टम के बीच अगर कोई भी तरीके की रॉन्ग एक्टिविटी, आईपी एड्रेस की डिटेल आपको दिखता है तो आप उस पर एक्शन ले सकते हैं। हैश कैलकुलेटर आपके इंटीग्रिटी को चेक करके बताता है कि जो भी इंफॉर्मेशन आपने डाउनलोड किया है क्या उसकी हैश वैल्यू एक्यूरेट मिली आपको। अगर मान लिया कि कोई इंफॉर्मेशन किसी सर्वर पे रखी गई है, अब आप उसको डाउनलोड करते हो, डाउनलोड करने के साथ साथ अगर मान लिया कि उसकी हैश वैल्यू मेंटेन है, ओके, तो आप हैश कैलकुलेटर के यूज से पता कर सकते हो कि जो मैंने यहाँ से डाउनलोड किया इसकी हैश वैल्यू और जो मेरे कंप्यूटर पे रिसीव हुआ इन दोनों की हैश वैल्यू क्या है, इक्वल है। अगर इन दोनों हैश वैल्यू में इक्वलिटी नहीं मिलती है तो आप समझ जाना कि उस डेटा का मॉडिफिकेशन हुआ, उस डेटा को एग्जीक्यूट नहीं करना है। क्वेश्चन आता है कि कैसे इसको पता करेंगे, तो मैं ये जो भी 2-3 लैब है ये सब आपको अभी दिखा दे रहा हूँ, थोड़ी सी थियरी को और समझते हैं और इंटरेस्टिंग यहाँ पे आपको होगा। आईपी स्कैन एक टूल है जिसके थ्रू हम लोग पता कर सकते हैं। एच टी ट्रैक किसी भी वेबसाइट की इंफॉर्मेशन के पेज को ऑफलाइन डाउनलोड करके चेक कर सकते हो, उसके पॉइंट्स को, उसके वल्नरेबिलिटी को, कोडिंग को, और ये सारी चीज़ें हैं। नेटवर्क व्यू में आप नेटवर्किंग डिवाइसेस का व्यू देख सकते हो क्या क्या है। एन मैप के थ्रू आप नेटवर्क मॉनिटर कर सकते हो, आप अपने सारे आईपी लिस्ट को मॉनिटर कर सकते हो, यानी कि पूरा का पूरा नेटवर्क लिस्ट यहाँ पे मॉनिटर हो जाती है। और यहाँ पे आप अगर MD5 वैल्यू को डिक्रिप्ट करना चाहते हो, इनक्रिप्ट करना चाहते हो, तो इसके लिए भी MD5 फ्री टूल दिया गया है विंडोज़ के लिए, जिसको यूज करके आप इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन के टेक्नोलॉजी को समझ सकते हो, यानी कि MD5 की वैल्यू को चेक कर सकते हो कि उसके अंदर क्या इंटीग्रिटी और क्या डेटा का मॉडिफिकेशन है। ओके, तो ये सारी चीज़ें। लास्ट पॉइंट आपका आ जाता है अवेलेबिलिटी, ऑलवेज अवेलेबल। अच्छा, कभी कभी हमें अपने नेटवर्क को, अपने सर्वर को 24/7 लाइव रखना होता है, क्योंकि हमारे जो क्लाइंट्स हैं वो उसको 24/7 यूज कर रहे हैं। लाइक बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग। ऑनलाइन बैंकिंग क्या, ऑफलाइन तो एक ऑफिस का टाइम होता है कि मॉर्निंग में 10 AM से लेकर वो आपका इवनिंग में 4 या 6 PM तक आपका वर्क चल रहा है, बट जैसे ही 6 PM क्लोज होता है आपका काम बंद हो जाता है। तो उसके बाद अगर किसी यूजर को नीड होती है कोई भी काम कराने के लिए कि हमें 7 बजे जाकर बैंक से पैसा निकालना है, सो इज दिस पॉसिबल? नो, नेवर। तो उस कंडीशन में हमें अपने डेटा की जो अवेलेबिलिटी है वो 24/7 या एक
एक मतलब कि एक ऐसे लिमिटेड टाइम के लिए रखना है जब हमारे क्लाइंट उस डेटा को नीड करना, जब भी हमारे क्लाइंट को उस डेटा की नीड हो वो उसको एक्सेस कर पाएँ। ओके, तो अवेलेबिलिटी मतलब होता है कि अवेलेबिलिटी होनी चाहिए आपकी इन्फॉर्मेशन का, आपके डेटा का। ऐसा नहीं है कि आपने कोई ऐसा सर्वर स्टेबल कर रखा है, बना रखा है या अपने क्लाइंट के लिए कि आपको कोई ज़रूरत पड़ी और आप बाहर से सर्वर को एक्सेस कर रहे हो तो सर्वर इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग। ओके, लाइक आप जीमेल सर्विस की अगर बात करते हो तो जीमेल सर्विस में क्या होता है कि प्रेजेंट टाइम में आपके पास एक लैपटॉप है, उस पर आपने जीमेल लॉगिन क्रिएट किया, एक नई आईडी क्रिएट किया, उस पर लॉगिन हो गए। अब क्या होता है कि आपका लैपटॉप घर पे है, आप निकल गए अमेरिका, ओके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, एवरीवेयर आप कहीं चले जाते हो। अब वहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है कि यू हैव नो योर पर्सनल लैपटॉप, सो इज दिस पॉसिबल टू एक्सेस योर जीमेल अकाउंट? तो डेफिनेटली यहाँ पे अवेलेबिलिटी 24/7 ऑल ओवर वर्ल्ड है। ओके, आप किसी भी कंप्यूटर पे इंटरनेट जिस पे चल रहा हो www.gmail.com ओपन कर सकते हैं और इस डेटा को यानी कि आप अपने जीमेल के डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो है ना अवेलेबिलिटी। मतलब कि अगर वो चीज़ ना रहे कि हम इंडिया से हैं, इंडिया में आईडी क्रिएट किया, अपने लैपटॉप से क्रिएट किया तो उसी पे हमें करना होगा, हम बाहर से नहीं कर सकते, तो ये इस तरीके की कोई लिमिटेशन नहीं है, तो ये चीज़ होना चाहिए। This is the final component of the CIA tried and refers to the actual availability of your data, hardware never failure। इसमें हमें ये चेक करना है कि हमारा जो हार्डवेयर है वो भी फेल नहीं होना चाहिए। आप 24/7 अपने सर्वर को लाइव करके ही क्या करोगे, मान लिया कि आपके सर्वर पे 1,000 यूजर की ट्रैफिक लीड करने का वो था, कैपेबिलिटी थी। अब इस सर्वर पे अचानक 10,000 ट्रैफिक आ गई, तो एटलीस्ट इतना होना चाहिए कि आपका जो ट्रैफिक है वो सर्वर मेंटेन कर ले, या तो वो किसी दूसरे सर्वर के साथ शेयर कर ले, है ना, फेल ओवर क्रिएट कर ले और फिर दोनों मिलके उसकी सर्विस को सॉल्व करें। ऐसा कुछ होना चाहिए, यह नहीं कि किसी भी तरीके की प्रॉब्लम होती नेटवर्क में, इलेक्ट्रिसिटी फेल होने की वजह से आपका डेटा लॉस हो जाए, या क्लाइंट एक्सेस ना कर पाए, या हार्डवेयर फेल हो जाने की वजह से आपका डेटा लॉस हो जाए और आपके इंफॉर्मेशन को रिकवर ना किया जा सके। तो ऑलवेज वी हैव टू ट्राई टू मेंटेन दीज ऑल थिंग्स कि हमें हार्डवेयर को हमें सेफली रखना है, हार्डवेयर का फेल ओवर एक क्रिएट करना है कि हाँ, एक हार्ड डिस्क का बैकअप दूसरे में होना चाहिए, एक स्टोरेज का बैकअप दूसरे में होना चाहिए, हमारा हार्डवेयर या बैकअप सर्वर एक क्रिएट होना चाहिए। जिस भी तरीके का आपका काम है एटलीस्ट उस लेवल पे उसकी जो अवेलेबिलिटी है वो किसी न किसी कंडीशन में प्रोवाइड करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। SIEM आपने देखा, अभी एक टॉपिक मैंने सिर्फ और सिर्फ CIA, ओके, मतलब कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी को बताया। अब यहाँ पे हम लोग SIEM टेक्नोलॉजी को लेते हैं। अच्छा, SIEM टेक्नोलॉजी को समझाने से पहले मैं यहाँ पे बता दूँ कि इसकी लैब को देख लेते हैं कि ये जो IP स्कैनर का टूल है या किसी भी तरीके का यहाँ पे वर्क है, ये कैसे होता है और कैसे हम हैश कैलकुलेटर का यूज करते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन को डाउनलोड करने के लिए और उस पर वर्क करने के लिए। तो आइए इसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने VMware मशीन पर और यहाँ पे विंडोज 7 को ऑन कर लेते हैं और आप भी इसको VMware प्लेयर में यूज कर सकते हो। और 1 मंथ के लिए ट्रायल वर्जन मिलता है। ट्रायल वर्जन के बाद अगर आप बिजनेस नहीं करते हैं तो इसको कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर मैं विंडोज़ 7 मशीन को लाइव कर लेता हूँ और इस विंडोज़ 7 पर और साथ में मैं एक काली लिनक्स की मशीन को लाइव कर देता हूँ। तो इन दोनों का यूज करके हम इस चीज़ को प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, तो काली लिनक्स मशीन की भी उतनी ज़रूरत नहीं है बट हमें विंडोज़ 7 की ज़रूरत है। ओके, तो राइट नाउ आई नीड विंडोज़ 7 मशीन। तो मैंने विंडोज़ 7 मशीन को लाइव कर दिया। मशीन अब यहाँ पे लाइव हो जाएगी और उसके बाद हम लोग स्टार्ट कर देंगे इसकी लैब को। तो यहाँ पे कुछ डाउनलोड जो भी है आपको टूल्स दिख रहे हैं, लाइक एडवांस IP स्कैनर या हैश कैलकुलेटर हो गया या HT ट्रैक हो गया, IP स्कैन हो गया, कोई भी एक सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर सकते हो। उस सॉफ्टवेयर की मदद से आप काफ़ी इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हो अपने नेटवर्क के बारे में कि हमारा नेटवर्क का स्टेटस क्या है, कौन सा पोर्ट अप है, कौन सी IP अप है, क्या चल रहा है, वॉट एवर मैक्सिमम ऑफ थिंग्स यू कैन मैनेज विद द हेल्प ऑफ दीज ऑल टूल। ओके, तो आप इसको एक बार प्रीफर ज़रूर कर लें एंड ओके। तो सबसे पहले हम यहाँ से एक बार IP की सेटिंग कर लेते हैं और यहाँ पे नेट की सेटिंग कर लेते हैं।
दिस इज़ नॉट पॉसिबल कि मैं कुछ ऐसी लैब आपको बता पाऊँ जो कि यूट्यूब कम्युनिटी का उल्लंघन करता हो, तो इस तरीके का मैं काम नहीं करने वाला। मैं बिल्कुल सेफ साइड लेकर आप लोगों को चीज़ें सिखाऊंगा। आप लोगों की क्वेरी क्वेश्चंस अगर आती हैं चीज़ें, तो आप लोग प्लीज़ मेरा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हो। मैं वहाँ पे 100% आप लोगों को ट्रेनिंग दे पाता हूँ, क्योंकि ट्यूटोरियल्स में कुछ ना कुछ पॉइंट ज़रूर अलाउड नहीं होता कि आप ये चीज़ नहीं कर सकते। ओके, तो ऑलवेज रिमेंबर दिस, और इसको हमें लेकर चलना होता है। इसके खिलाफ कभी हम लोग नहीं जा सकते, नहीं तो चैनल पे कुछ नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ओके, सो लेट मी चेक। मुझे डाउनलोड करना पड़ेगा, ये सारा टूल आर ऑलरेडी डाउनलोडेड है, तो थोड़ा सा मेरे को टाइम दीजिए, मैं चेक कर लेता हूँ। ओके, तो फिलहाल मेरा यहाँ पे विंडोज़ मशीन का बुरा हाल हो चुका है, और मेरे पास इसकी जेन्युइन आईएसओ ईमेल इमेज फाइल है। मैं उसको इंस्टॉल करके रखता हूँ। जल्दी ही मेरे को ये करना है, बट अभी ये लैब बनी बनाई है ना, इसके अंदर कुछ टूल्स वगैरह हैं, तो इस वजह से इसको मुझे यूज़ करना पड़ता है। CCNA सिक्योरिटी टूल। ओके, तो यहाँ पे CCNA सिक्योरिटी टूल है, इसका यूज़ करते हैं हम, और इन्फॉर्मेशन को चेक करते हैं। तमाम तरीके की इन्फॉर्मेशन लाइक एडवांस आईपी स्कैनर, इसको एक बार डबल क्लिक करो। देखो, जो भी सॉफ्टवेयर का नाम है, इसको डायरेक्टली आप गूगल करके डाउनलोड कर सकते हो, नो इशू। ओके, सब कुछ फ्री है। तो मैं यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेता हूँ सबसे पहले, मतलब रन कर लेता हूँ। रन करने के साथ साथ मैं अभी यहाँ पे ncpa.cpl के थ्रू अपना नेटवर्क अडाप्टर, फिलहाल मैं यहाँ पे आप लोगों को कुछ ऐसा लैब नहीं दिखाने वाला जिससे हमारी आईपी या हमारा मैक एड्रेस आपको डिस्प्ले हो। बस यहाँ पे वर्चुअली जो चीज़ें आप लोग देख सकते हो वही मैं दिखा सकता हूँ। बाकी आपको पूरा पता चल जाएगा कि जो हमारा वर्चुअल इन्फॉर्मेशन है वही आपका रियल इन्वायरमेंट में सारी इन्फॉर्मेशन रहेगा। ओके, अनइंस्टॉल दिस एप्लीकेशन ऑलरेडी, आई थिंक दिस वन इज installed in my PC, so it is asking to uninstall the application. कोई बात नहीं, इसको अनइंस्टॉल कर देते हैं, एंड देन सो गाइज बी पेशेंस, एंड बस आप लोग देखते रहो, मज़े से पढ़ाई करते रहो। तो यहाँ पे हमारा हो गया, आई थिंक अब इंस्टॉलेशन होएगा। गाइस, ये विंडोज़ 7 की मशीन है। इस पे हम तमाम तरीके के टूल्स का यूज करेंगे, जिसके ज़रिए हम लोग समझेंगे कि कैसे हम लोग जो भी हमारा सिक्योरिटी टूल है उसको यूज़ करना है। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पे आपको मिल जाता है डिफरेंट डिफरेंट टूल्स। मैंने आपको यहाँ पे दिखाया। आप एडवांस आईपी स्कैनर यूज कर सकते हो, हैश कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, आईपी स्कैन, नेट व्यू, एंड मैप। ये सारे टूल आपको नेटवर्क की डिटेल फाइंड करके देंगे। जैसे अगर हम यहाँ पे एडवांस आईपी स्कैनर को ओपन करते हैं, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, मैं यहाँ पे पहले मैं आपको एन मैप के बारे में बता दूं। एन मैप जैसे इंस्टॉल कर लेते हो, फ्री टूल है। आपको यहाँ पे टारगेट का आईपी एड्रेस ऐड करना है, और उसके बाद यहाँ पे किस तरीके का स्कैन आप करना चाहते हो वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिल जाएगी, और उसके बाद आपको स्कैन कर देना है। स्कैन पे जैसे ही क्लिक करोगे, आपको एन मैप की काफ़ी डिटेल्स, मतलब उस मशीन पे कौन सा पोर्ट ओपन है, कौन सा पोर्ट ओपन नहीं है, वो सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। पोर्ट्स कौन कौन से यहाँ पे हैं उस होस्ट पे वो डिटेल मिल जाएगी। टोपोलॉजी क्या यूज हो रहा है वो मिल जाएगी, एंड होस्ट डिटेल मिल जाएगी। स्कैन क्या क्या है वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ओके, तो फिलहाल यहाँ पे इस आईपी से कोई डिटेल नहीं है, इस वजह से यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन अभी नहीं है। बस हमारा अभी विंडोज 7 खुद का एक मशीन है जो कि डिस्कवर किया कि इस पे इतने सारे पोर्ट ओपन है, और इन ओपन पोर्ट का यूज करके हैकर अटैकर आपकी इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है। ओके, बाकी यहाँ पे सर्विसेज से रिलेटेड अगर कुछ स्कैन होता है, इंटरनेट चलता, तो और भी इन्फॉर्मेशन आपको मिल पाती है। नेटवर्क बड़ा होता तो आपको ज़्यादा डिटेल मिल पाती है। सिंगल कंप्यूटर की डिटेल है, तो आपको तमाम इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पता चल जाएंगी। साथ में अगर आप यहाँ पे एडवांस आईपी स्कैनर यूज़ करना चाहते हो, लाइक एडवांस आईपी स्कैनर, तो ये भी काफ़ी अच्छा टूल है। इसके थ्रू आपको यहाँ पे टारगेट आईपी की डिटेल ऐड करनी है, स्कैन पे क्लिक कर देना है, काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे स्कैन करके दे देगा, और उसके थ्रू आप इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर सकते हैं। साथ में हैश कैलकुलेटर दिया हुआ है। इस हैश कैलकुलेटर के थ्रू आप अपनी इन्फॉर्मेशन को आप चेक कर सकते हो, उसको ऑथेंटिकेट कर सकते हो,
और आपको यहाँ पे बस इसको इंस्टॉल कर देना है। हैश कैलकुलेटर यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, डेटा वैल्यू ऐड करना और यहाँ पे कैलकुलेट कर देना, तो सारी हैश वैल्यू उसकी मिल जाएगी हमें। ओके, और यहाँ पे एक एडवांस और सबसे मज़ेदार टूल है जो कि WinMD5 फ्री है, इसको आप डायरेक्टली रन कर लो या इंस्टॉल कर लो और उसके बाद इस तरीके से टूल मिल जाएगा। इस टूल का यूज आप इंटीग्रिटी चेक करने के लिए कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे एक HH फाइल बनाया, इसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने सेंड किया, मतलब रखा है, और इसको मैंने किसी को ईमेल के थ्रू सेंड कर दिया। बट अगर हम इसके हैश वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से फाइल ब्राउज कर लूँगा और यहाँ पे HH की फ़ाइल थी, तो मैं यहाँ से HH की फ़ाइल को ये ओपन कर लेता हूँ। इसकी एक हैश वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी, इसको हमें कॉपी करना है और इस फाइल को सेंड करने के साथ इस हैश वैल्यू को भी उसको सेंड कर देना है। अगर वो इस हैश फाइल को डाउनलोड करता है और फाइल को डाउनलोड करने के बाद जैसे ही यहाँ पे ब्राउज करके अटैच करेगा, ये हैश वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी। जो भी उस फाइल के साथ हैश वैल्यू बनेगी वो यहाँ पे मिल जाएगी। अगर ये वैल्यू इस फाइल के अंदर कोई चेंजेज होगा तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगी, और इस वैल्यू को जब वो बंदा अपने कंप्यूटर से कॉपी करेगा और यहाँ पे उसको पेस्ट करेगा, जो भी यहाँ पे फाइल वैल्यू मैंने सेंड किया वेरीफाई करेगा, अगर मैच हो गया मतलब डेटा बिल्कुल सिक्योर है, कोई भी तरीके का चेंजेस उसके अंदर नहीं किया गया है, और उसके बाद वो काम करेगा। तो मैं यहाँ से ओके कर देता हूँ। अगर वो फाइल के अंदर कोई चेंजेस करता है, जैसे डाउनलोड किया और पता चला उसके अंदर एक लाइन की इन्फॉर्मेशन और स्टोर हो गई, इसको मैंने सेव कर दिया। अब मैं यहाँ पे ब्राउज करता हूँ, HH टूल के अंदर आ जाता हूँ, जो भी हमारी फाइल थी HH करके, ये इसको मैं ओपन करता हूँ। अब देखो यहाँ पे कोई चेंजेज हुआ या नहीं पता नहीं। अब यहाँ पे जो फाइल मेरे को पहले मिली थी वो फाइल यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ, वेरीफाई करता हूँ, तो ये बोलेगा नॉट मैच, मतलब कि इसके अंदर चेंजेज है और हमें उस फाइल को कभी भी एग्जीक्यूट नहीं करना है। तो ये तरीका हो जाता है आपको यूज़ करने के लिए। बाकी साथ में एडवांस लेवल पे आप ड्राइव का इंक्रिप्शन लगा सकते हो अपनी इन्फॉर्मेशन को सिक्योर करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल ये आपकी ड्राइव है, इस पर राइट क्लिक करो, टर्न ऑन बिट लॉकर का ऑप्शन आएगा, उसको इनेबल कर सकते हो। पासवर्ड दे मांगेगा, वो कंफर्म करके आप अपना सेव कर दोगे। जब भी आप इसको ओपन करोगे तो आपसे वो पासवर्ड मांगेगा। यहाँ पे टर्न ऑन बिट लॉकर इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि मैं यहाँ पे इंटरप्राइज वर्जन या एडवांस वर्जन नहीं यूज़ कर रहा हूँ, नॉर्मल ये विंडोज़ 7 का होम बेसिक या कुछ होएगा, इस वजह से यहाँ पे इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही है। विंडोज़ 10 हुआ या कोई भी वर्जन हुआ, जब तक आपका एडवांस अल्टीमेट वर्जन या एंटरप्राइज वर्जन नहीं यूज़ करेंगे तब तक ये फीचर आपका अवेलेबल नहीं होता है। ओके, साथ में अगर एनमैप टूल का काफ़ी ज़्यादा अच्छे से यूज़ समझना चाहते हैं तो आपको काली लिनक्स पर आ जाना होगा। काली लिनक्स मशीन पर आपको लिखना होगा एनमैप, एनमैप लिख के एंटर कर देना होगा, फिर आपको इस तरीके से तमाम टूल मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, स्कैन करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट मेथड है, होस्ट को डिस्कवर करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे मेथड है। स्कैन टेक्निक कितने तरीके से है, स्कैन करना है TCP UDP, पिंग स्कैन करना है, जो जो भी स्कैन करना है आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसके साथ साथ आपको पोर्ट स्कैन करना है तो इतने सारे टूल मिल जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर OS को स्कैन करने के लिए दिखाऊं तो मैंने यहाँ पे लिखा nmap स्पेस -o कैपिटल में और उस IP एड्रेस को जिसका OS डिटेल आप निकालना चाहते हो, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि 10.00.10, तो ये इसके बारे में बता देगा कि शायद ये जो है लाइनेक्स है या लाइनेक्स का कोई वर्जन है या विंडोज़ 7 है, जो कुछ भी है यहाँ पे आपको एग्जैक्ट वही डिटेल आपको निकाल कर ये दे देगा। तो फिलहाल यहाँ पे अभी जो वैल्यू मिली है, एक ओपन किया इसने स्कैन और यहाँ पे इसने बोला कि मे बी है, क्योंकि ये अभी कोई IP नहीं है, ये कोई होस्ट नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पे एग्जैक्ट डिटेल नहीं आई। अगर सामने हमारा विंडोज़ 7 चल रहा होता है जो कुछ भी है तो एग्जैक्ट यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिख के आ जाता। ओके, तो ये सारी चीज़ें तो आप इसका यूज कर सकते हो। एनमैप के बारे में मैंने एथिकल हैकिंग चैनल पे काफ़ी डिटेल में वीडियोस बना रखा है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करेंगे, एथिकल हैकिंग स्कूल पर जाकर वो सारी वीडियोस देख सकते हैं। ओके, उसके बाद हम लोग आगे के स्टेप को फॉलो करते हैं कि कैसे उसको यूज़ करना है। अब यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। आपको ये सारे टूल मैंने दिखा दिया, इंटीग्रिटी कैसे चेक करते हैं बता दिया। अब यहाँ पे हम लोग SIEM की तरफ चलते हैं। SIEM मतलब क्या होता है, सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट। इसका फुल फॉर्म होता है इट इज़ अ यूजफुल टूल बाय विच यू कैन मॉनिटर द नेटवर्क डिटेल। ओके, एंड यहाँ पे कंप्यूटर सिक्योरिटी को मॉनिटर कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर अपडेट को, प्रोडक्ट को मॉनिटर कर सकते हैं,
और तमाम तरीके के इवेंट्स वहाँ पे आप पता कर सकते हैं। दे प्रोवाइड रियल टाइम एनालिसिस ऑफ योर सिक्योरिटी अलर्ट जनरेटेड बाय एप्लीकेशन एंड नेटवर्क हार्डवेयर। जो भी आपका हार्डवेयर रिसोर्स होता है, जो भी आपका नेटवर्क एप्लीकेशन होता है, जो भी आपका सिक्योरिटी अलर्ट होता है, किसी भी तरीके का उसके अंदर वीकनेस होता है, वल्नरेबिलिटी होती है, उन सारी इन्फॉर्मेशन को ये स्कैन करके दे देता है। एक टूल है सिंपल, ये इसको आप रियल इन्वायरमेंट में यूज़ कर सकते हो। इसकी लैब पॉसिबल नहीं, अदरवाइज़ मैं आपको दिखा देता GNS3 वगैरह पे, बस ये पेड है। आई डोंट नो कि ये आपको ज़रूरी कैसे है, क्या है। आप इसका अगर गूगल पे देखेंगे, इसकी इमेज वगैरह मिल जाएगी, तो वो है। तो यहाँ पे SIEM टेक्नोलॉजी आपको लॉग इन्फॉर्मेशन, लॉग कलेक्शन के बारे में, लॉग कोरिलेशन के बारे में, लॉग फॉरेंसिस के बारे में, IT कंप्लायंसेस के बारे में, ऐप मॉनिटरिंग, ऑब्जेक्ट एक्सेस ऑडिट, रियल टाइम अलर्ट, यूज़र मॉनिटरिंग, डैशबोर्ड मॉनिटरिंग, रिपोर्टिंग, फाइल इंटीग्रिटी, सिस्टम डिवाइस मॉनिटरिंग, किसी भी तरीके का इससे रिलेटेड वर्क अगर आप मॉनिटर करना चाहते हो तो SIEM सिंगल एक ऐसा एप्लीकेशन टूल है जिसके थ्रू आप पूरा का पूरा मॉनिटरिंग कर सकते हो। तो ये हमारा SIEM हो जाता है। और अगर हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, आइडेंटिफाइंग कॉमन सिक्योरिटी टर्म्स, तो एसेट, एसेट क्या होता है, ये थोड़ा सा मतलब कि इंफॉर्मेशन जो भी है ये आपका थियरी का इंफॉर्मेशन है। तो सबसे पहला यहाँ पे पॉइंट आ जाता है कि व्हाट इज एसेट, एसेट क्या है। तो एसेट होता है जो भी हम अपनी कंपनी में, अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर में जो भी चीज़ें ऐड करते हैं, परचेज करते हैं, चाहे वो लैंड हो, प्रॉपर्टी हो, बिल्डिंग हो, एम्प्लॉयज़ हो, कंप्यूटर हो, डेटा हो, उसको एसेट बोला जाता है। ओके। वल्नरेबिलिटी मतलब होता है कोई भी कमी। जब आप किसी कंप्यूटर के अंदर उसको रेगुलर बेसिस पे अपडेट नहीं देते हो, किसी भी डिवाइस के सिक्योरिटी एल्गोरिदम को फॉलो नहीं करते हो, तो उसके अंदर क्या होता है कि एक इशू होता है, और उस इशू की वजह से क्या होता है, आपका सिस्टम वल्नरेबल हो जाता है। मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा कि वो आपको रिस्की होता है आपके लिए, और वो आपके कंप्यूटर को हैक करने में हैकर की हेल्प करता है। तो हमेशा इस चीज़ को याद रखें कि ये इस चीज़ को भी हमें बारीकी से मॉनिटर करना है। तो वल्नरेबिलिटी हमारा हो जाता है एक ऐसा टर्मिनल या एक ऐसा पॉइंट जिसके थ्रू आपका सिस्टम हैक किया जा सकता है। तो रेगुलर बेसिस पे कोशिश करिए आपका सिस्टम अपडेट होना चाहिए, आपके सिस्टम पे किसी भी तरीके का वायरस और ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए, थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस नहीं यूज करना चाहिए। अभी मैं आगे और बता रहा हूँ क्या क्या टूल्स आप यूज कर सकते हो इससे बचने के लिए। एक्सप्लॉइट, एक्सप्लॉइट एक टूल हो सकता है, वल्नरेबिलिटी को यूज करके प्रोग्राम राइट करना हो जाता है। जैसे हैकर्स आर अटैकर यूज वल्नरेबिलिटी टू गेट इन द सिस्टम, गेट इन टू द सिस्टम इज कॉल्ड वल्नरेबिलिटी। ओके। मतलब कि एक्सप्लॉइट में क्या होता है कि वल्नरेबिलिटी का जो सोर्स होता है उसको यूज करके हैकर सिस्टम के अंदर घुस जाता है, बट वल्नरेबिलिटी उसको घुसने में हेल्प करता है। लेकिन एन एक्सप्लॉइट इज अ पीस ऑफ सॉफ्टवेयर, एक छोटा एक सॉफ्टवेयर का पार्ट है। A chunk of data or a sequence of commands that takes advantage of a bug or vulnerability। मतलब कुछ सॉफ्टवेयर स्क्रिप्ट हो सकती है, कुछ कमांड्स स्क्रिप्ट हो सकती है, उस स्क्रिप्ट की हेल्प से उस वल्नरेबिलिटी को फॉलो करके हैकर आपके सिस्टम के अंदर एंट्री ले लेता है और आपकी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अपने पास रिसीव कर लेता है। तो ये चीज़ हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए। थ्रेट के बारे में अगर बात करते हैं तो threat can be anything which is danger for your components, don't allow anyone for server, lab or anything else। जैसे थ्रेट कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन या कोई भी ऐसा बंदा जो आपके नेटवर्क में आपके सर्वर के पार्ट को लेकर या नेटवर्क के अंदर किसी भी तरीके की वल्नरेबिलिटी को लेकर अगर वो मतलब कि मेंटेन नहीं करी जाती है तो वो थ्रेट बोला जाता है। थ्रेट मतलब कि कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे सिस्टम के लिए चाहे फिजिकली चाहे लॉजिकली डेंजरस है, तो वो थ्रेट के अंदर आ जाता है। अटैक आप लोगों को पता ही है कि जब हैकर अटैकर वल्नरेबिलिटी को यूज करके अटैक करता है तो इन्फॉर्मेशन को गेन कर लेता है। रिस्क, व्हाट इज द रिस्क, रिस्क मतलब सिंपल हम सब लोग समझ रहे हैं, द टर्म रिस्क में बी हार्मफुल फॉर एनी कंपनी। रिस्क नहीं लेना चाहिए, बोला जाता है ना, रिस्क नहीं लेना चाहिए। अगर कोई कंपनी है, आप अगर उसमें बोलते हो कि फॉर एग्जाम्पल मैंने एक कंपनी प्लान किया और मैंने उस कंपनी में एक वेब सर्वर लगा दिया और वेबसाइट मैंने होस्ट करा जिसके थ्रू लोग बाहर से एक्सेस कर रहे हैं, लेकिन मैंने उसके अंदर कोई फायरवॉल की सिक्योरिटी आज के समय पे जो ट्रेंडिंग है ऐसा कुछ उसके अंदर इनेबल नहीं किया, तो
कोई भी हैकर अटैकर बहुत आसानी से हमारे सिस्टम की सिक्योरिटी को ब्रीच कर सकता है। तो ये रिस्क नहीं लेना चाहिए। हमेशा हम अपने सिस्टम को, अपने नेटवर्क इन्वायरमेंट को रिस्क फ्री रखना चाहिए। इसके लिए हम डिफरेंट डिफरेंट टूल्स, स्ट्रेटजीज फॉलो कर सकते हैं। काउंटर मेजर्स, इट इज़ एन एक्शन initiated by the professionals to secure the organization components or anything। ये काउंटर मेजर मतलब कि इसमें हम लोग काउंटर मेजर का वर्क करते हैं, या जो भी नेटवर्क इंजीनियर होता है वो मेजर करता है कि किस तरीके की सिक्योरिटी की नीड है हमारी कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में, किस तरीके से हम इस सिक्योरिटी को मेंटेन कर सकते हैं। हम अपने सर्वर को बचा सकते हैं, हम अपने हार्डवेयर को बचा सकते हैं, हम अपने कंप्यूटर्स, क्लाइंट, मशीन, डेटा, इंफॉर्मेशन, किसी भी तरीके से इन सब चीज़ों को बचा सकते हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमारा आ जाता है काउंटर मेजर के अंदर। कंप्यूटर नेटवर्क सिक्योरिटी जोन और आइडेंटिफाइंग कॉमन नेटवर्क सिक्योरिटी जोन। ओके, तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा फायरवॉल आ जाता है कि अगर हम लोग नेटवर्क सिक्योरिटी जोन को अगर बात करें तो हमारा एक इनबाउंड आउटबाउंड दो एरिया होता है। अगर आपका एक नेटवर्क है तो अंदर की तरफ कुछ वर्क हो रहा है और यहाँ से आउटसाइड यानी कि पब्लिक नेटवर्क के साथ आपका कम्युनिकेशन हो रहा होता है। पब्लिक टू प्राइवेट, प्राइवेट टू पब्लिक, इसके लिए हम लोग फायरवॉल टूल का यूज कर सकते हैं। हाँ, लास्ट में अभी मैंने आपको एएसए फायरवॉल के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लेंगे, या तो एएसए की अभी लास्ट वीडियो जो कि 47 मिनट की है अपलोड होगी चैनल पर, आप लोग देख लेंगे। मैं यहाँ पे उस वीडियो को इंक्लूड नहीं करूँगा क्योंकि एक ही चीज़ को 47 मिनट दोबारा से मुझे लग जाएगा समझाने में, तो मैं उसको अवॉइड करता हूँ। उस वीडियो को देखने के लिए आप लोग यहाँ पे यूज कर सकते हो। मैं आपको वो वीडियो दिखा दे रहा हूँ कौन सी है, और जिसका आप लोग यूज करके समझ सकते हैं कि कैसे फंक्शन कर रही है वो, ये कैसे फायरवॉल का फंक्शन होता है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बस एक मिनट में दिखा रहा हूँ, सर्च कर रहा हूँ। मैंने ये वीडियो अपलोड किया है, आप देख सकते हो ये। तो लास्ट में आप देखो यहाँ पे फायरवॉल सिक्योरिटी फुल कोर्स, ओके, 48.56 सेकेंड की वीडियो है, आप इसको देख सकते हो। 49 मिनट की ये वीडियो अप्रॉक्स में, और कंप्लीट इसमें फायरवॉल लैब कॉन्फ़िगर करना मैंने बताया है। 3 डेज पहले मैंने अपलोड किया था, तो इसको जरूर आप देख लेना। अगर सिक्योरिटी को समझना चाहते हो फायरवॉल की, तो एएसए का कंप्लीट सिक्योरिटी सिस्टम मैंने इसके अंदर बता रखा है, इवन देन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर बेस्ड दोनों को बता रखा है। तो अगर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक नहीं ऐड कर पाता हूँ, सो प्लीज़ एक बार ये आप देख लो, पहचान लो, इस वीडियो को जरूर देख लेना। ओके, आपको ये मिल जाएगा। इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट, इनसाइड सिक्योरिटी जोन। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी जोन। फायरवॉल के अंदर मैंने आपको बता रखा है कि इनसाइड आउटसाइड सिक्योरिटी जोन होता है। इनसाइड सिक्योरिटी जोन 100 तक कर सकते हैं, जो कि कम रिस्की होता है, कि क्योंकि अंदर का बंदा क्या है, मतलब प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो थोड़ा सा रिस्क फ्री होता है। बट अगर आप आउटसाइड की बात करते हैं तो हमेशा ट्रस्टेड बंदे को सिक्योरिटी लेवल अलाउ करना चाहिए। 0 कर दिया जाता है जहाँ से सिक्योरिटी लेवल सबसे हाई माना जाता है। ओके, पब्लिक नेटवर्क के लिए सिक्योरिटी लेवल जो होता है वो 0 होता है। ये मैंने आपको फायरवॉल के टूल में बता रखा है। डीएमजेड, डीमिलिटराइज्ड जोन, इसका सिक्योरिटी लेवल 1 से 99 तक होता है, और इसके सिक्योरिटी लेवल को भी हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे एक प्रॉक्सी सर्वर या ईमेल सर्वर के बारे में बात करें तो डीएमजेड यहाँ पे देखो दिया हुआ है। इस डीएमजेड या फायरवॉल की पूरी डिटेल मैंने एज इट इज बता रखा है, सेम यही चीज बता रखा है ना। तो प्लीज आप इसको फॉलो कर लेना, इस वीडियो को। आपको ये जो इनसाइड आउटसाइड सिक्योरिटी जोन ये सब है, ये आपको मिल जाएगा, और इसके थ्रू फिर आप सारी चीज़ों को देख सकते हैं। अगर आप इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो एएसए फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन फुल लैब सेटअप वही है। और उसके बाद आइडेंटिफाइंग कॉमन नेटवर्क सिक्योरिटी जोन। तो यहाँ पर देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी, लाइक एक्सेस अटैक। बहुत सारे तरीके के सिक्योरिटी अटैक होते हैं, लाइक एक्सेस अटैक, रिकॉन्यान्सेस अटैक एंड अटैक्स, सोशल इंजीनियरिंग अटैक, वायरलेस अटैक, एक्टिव एंड पैसिव अटैक, ओके, एंड डॉस अटैक, डीडॉस अटैक, प्रिविलेज अटैक, आईपी स्पूफिंग, मैक स्पूफिंग, एक्सेस अटैक, एंड ये सारी चीज़ें। कॉमन सिक्योरिटी थ्रेट्स आपको बताया मैंने, आइडेंटिफाइंग कॉमन नेटवर्क सिक्योरिटी के बारे में बताया, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पे बात आती है सबसे पहला एक्सेस अटैक। एक्सेस अटैक क्या होता है? तो
जैसे क्या होता है कि हम जब किसी भी कंप्यूटर वल्नरेबिलिटी या हैकर अटैकर को मिल जाती है तो उसके थ्रू आपके सिस्टम में एक्सेस गेन कर लेता है और इस तरीके से वर्क करता है। रिकॉन यहाँ से जो भी हमारे टास्क होते हैं इसमें यह है कि इट इज़ अ जनरल नॉलेज gathering attacks. Okay, these attacks can happen in both logical and physical approaches. ये logically और physically दोनों हो सकता है। Whether the information is gathered via probing the network or through social engineering and physical surveillance, these attacks can be preventable as well. Okay, तो यहाँ पे जैसे अटैक गैदर करने की जो बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये सिंपल फिजिकल सर्वेलांस है ना, या सोशल इंजीनियरिंग का यूज करते हुए। सोशल इंजीनियरिंग आप लोगों को पता होगा क्या होगा कि आजकल कोई भी बंदा जो फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे डिफरेंट डिफरेंट तरीके के वो अपनी इन्फॉर्मेशन को अपलोड करता रहता है कि हम यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, अभी हम यहाँ पे हैं, लाइव लोकेशन शेयर करना एंड ट्रेवलिंग करना, अभी बॉम्बे टू गोवा जा रहे हैं एंड वट एवर, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वो शेयर करता है। तो ये भी हमारा एक तरीका हो सकता है। एंड समटाइम्स हैकर्स प्रोब द इन्फॉर्मेशन अबाउट टारगेट, प्रोब कर लेता है वो, मतलब गेस कर लेता है और उस तरीके से फिर इन्फॉर्मेशन को अटैक करता है। तो दीज ऑल कम अंडर रिकॉन्नाइसेंस अटैक एंड इन दिस टाइप ऑफ अटैक hacker or attacker gather the information about target or victim using the information gathering tool. Okay, बहुत सारी इंफॉर्मेशन गैदरिंग टूल यूज कर सकता है। जैसे अगर सोशल इंजीनियरिंग अटैक वो करता है, एसईटी टूल होता है इसके लिए, आप काली लिनक्स पे देख सकते हो, इसका यूज काफ़ी है। मैं इसके बारे में प्रैक्टिकली नहीं दिखा सकता, सॉरी फॉर दैट, बट एसईटी टूल होता है जिसके थ्रू आप किसी भी सोशल अकाउंट्स की इन्फॉर्मेशन को बाईपास कर सकते हो। तो मैं एथिकल हैकिंग की लैब में ये पूरा का पूरा बताता हूँ, एथिकल हैकिंग के कोर्स में ये सारी चीज़ें होती हैं। चेक आईपी डिटेल्स एंड सीसीएनए का जब भी लाइव क्लास आप लेते हो तो उसमें भी मैं इसको कराने की कोशिश करता हूँ और लाइव आपको करा के दिखाता हूँ। तो अवॉइड, मतलब थोड़ा सा माइंड मत करिएगा आप लोग, क्योंकि ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है, इस वजह से मैं नहीं दिखा सकता, किसी भी हाल में नहीं दिखा सकता, क्योंकि वीडियो बैन हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगा चैनल पे। तो ये सारी चीज़ें, तो यहाँ पे आप सोशल इन्फॉर्मेशन या नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन को गैदर करने के लिए आप उनका आईपी एड्रेस, पिंग इन्फॉर्मेशन, एडवांस आईपी स्कैनर यूज कर सकते हैं जो कि मैंने अभी आपको दिखाया, एनमैप टूल यूज कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम की डिटेल के लिए एनमैप टूल मैंने आपको बताया। मैक एड्रेस के लिए आप एडवांस आईपी स्कैनर, एनमैप, ये इनके थ्रू पता कर ही सकते हैं, काफ़ी एडवांस में। एनमैप की पूरी डिटेल अगर आप सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ एक बार एथिकल हैकिंग चैनल को ज्वाइन कर लें। एथिकल हैकिंग चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और वहाँ पे मैंने एनमैप के बारे में काफ़ी ट्यूटोरियल दे रखा है। ओके, तो काफ़ी वहाँ पे चीज़ें मिल जाएंगी आपको, क्योंकि वो थोड़ा सा मैं उस चैनल पे रिस्क लेता हूँ। नेटवर्क इंजीनियरिंग कैन यूज लॉट्स ऑफ टूल टू परफॉर्म दीज ऑल टास्क। सो हाउ टू कैप्चर नेटवर्क एक्टिविटी यूजिंग वायर सार्क। वायर सार्क अगर आप यूज करते हो, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ वायर सार्क और मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया ओके। अब अगर मैं अपने नेटवर्क में वाईफाई यूज़ कर रहा हूँ, वर्चुअल अडॉप्टर यूज़ कर रहा हूँ, जो भी यूज़ कर रहा हूँ उसको मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, देख सकता हूँ। जैसे फ़िलहाल मैंने अभी यहाँ पे एक वाईफाई लगाया, वैसे ये अपडेट अभी आया हुआ है। मान लिया मुझे नेटवर्क ब्लूटूथ को एक्सेस करना है, नेटवर्क 1 को एक्सेस करना है, तो मैं इस पर डबल क्लिक करके यहाँ से स्टार्ट कर लूँगा। स्कैनिंग ये स्टार्ट कर देगा। जब भी ये स्कैन करना स्टार्ट करता है तो आपको कुछ इस तरीके से इन्फॉर्मेशन ये दे देता है। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, लाइक मैं, ये एक टूल है जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। वायर सार्क के थ्रू किधर गया, आई थिंक मैंने ऐड नहीं किया है वायर सार्क। ओके, सॉरी, वायर सार्क का यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैं एक बार गूगल ओपन कर लेता हूँ और अगर मैं यहाँ पे लिखूँ वायर शार्क और मैं एंटर लिख दूँ तो वो इसकी कुछ इमेजेस मैं आपको दिखा देता हूँ। तमाम तरीके की इन्फॉर्मेशन ये स्कैन करेगा, लाइक टाइम, सोर्स, डेस्टिनेशन, आईपी, प्रोटोकॉल डिटेल, लेंथ, और उसका मैसेज भी चेक कर सकता है। प्लस साथ में फ्रेम डिटेल पता करते समय उसका मैक एड्रेस पता कर सकते हो, जो भी आपका टारगेट और विक्टिम है। तो ये इन्फॉर्मेशन हमें काफ़ी हेल्पफुल मिल जाती है किसी भी इंफॉर्मेशन या विक्टिम को टारगेट बनाने में। हाउ टू इंस्टॉल ओपन वैस। ओपन वैस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू आप किसी भी मशीन की डिटेल कर पता कर सकते हैं, मॉनिटरिंग पता कर सकते हैं। एक फ्री टूल है, इसका मैं लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन आपको दिखा दे रहा हूँ कैसे इसको यूज़ करना है। तो ओपन वैस काफ़ी इंपॉर्टेंट टूल है और इसको आप काली लिनक्स पर इजीली यूज़ कर सकते हो। अगर आप इसको काली लिनक्स पर इंस्टॉल करना चाहते हो तो आपको बस कुछ स्टेप फॉलो करना है। आपको यहाँ पे लिखना है हाउ टू इंस्टॉल ओपन
वैस इन काली लिनक्स, राइट। और आपको यहाँ पे काली लिनक्स का ऑफिशियल देखो ओपन वैस 8.0 ये आपको काली लिनक्स डॉट ओ आर जी पर ही मिल जाएगा। और यहाँ पे जो भी स्टेप दिया हुआ है कॉपी पेस्ट कर सकते हैं इन कमांड्स को, और इसको यूज करते हुए मैंने इंस्टॉल किया था। इंस्टॉल करने के बाद आप रन कराने के लिए देखो दिया हुआ है ओपन वैस टूल का यूज़। यहाँ पे आप ओपन वैस हाइफन स्टार्ट कर देंगे, आपका ये टूल स्टार्ट हो जाएगा। और 39392 HTTP इस तरीके से ये यूआरएल एक्सेस करके कर सकते हैं। यूआरएल भी वहाँ पे वो डिस्प्ले कर देता है। तो फिलहाल मैं चलता हूँ आपको काली लिनक्स मशीन पर लेकर, और यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। ये टूल काफ़ी ज़्यादा टाइम लेता है आपको इंस्टॉल करके पूरे की पूरी लैब देने में। तो लगभग में आधा घंटा 45 मिनट लग जाएगा इस टूल को इंस्टॉल करने में। तो कमांड के स्टेप को आपने फॉलो करना है, उसके बाद कुछ नहीं करना है, आपका सारा वर्क वो कर देगा। तो मैंने यहाँ पे इस मशीन को लॉगिन किया इसी। और ये काफ़ी बड़ा पैकेज है, तो थोड़ा सा एमबी वगैरह जो भी अगर मोबाइल फ़ोन का यूज करके आप इंस्टॉल कर रहे हैं तो इसको थोड़ा टाइम देंगे, और एमबी ज़्यादा ये लेगा। 400-500 MB 600 MB तो एटलीस्ट बचा के रखेंगे। एटलीस्ट इससे कम नहीं लेगा, इससे ज़्यादा ही लेगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें अब यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन आपने पता करनी है। जैसे मैं यहाँ पे पूरा का पूरा इंस्टॉल कर रखा हूँ GVM-start में जब एंटर करता हूँ तो मुझे इस तरीके से एक इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ओके, 9392। अब मैं इसका कॉपी करता हूँ इस लिंक को, और मैं ब्राउज़र ओपन करता हूँ। ब्राउज़र ओपन करने के बाद इसका एक यूज़र नेम पासवर्ड मिलता है। आई थिंक मैंने यहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड सेव कर रखा है। तो ये मैंने ओपन कर लिया फाइल को भी और ब्राउज़र को भी। इस सॉफ्टवेयर टूल का यूज करते हैं हम लोग नेटवर्क के एक एक पीसी को मॉनिटर करने के लिए, और देखते हैं क्या क्या आपको इसके अंदर मैं दिखा पाता हूँ। तो इजली बहुत अच्छा टूल है, सो इसको एक बार ज़रूर आप लोग फॉलो अप करेंगे। एंड फिलहाल विंडोज़ 7 की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, मशीन थोड़ी सी फास्ट चलेगी, मैंने बंद कर दिया। अब देखिए यहाँ पे ये टूल है और यूज़र नेम एडमिन है, पासवर्ड ये है। ओके, तो मैं इसको यूज करता हूँ और थोड़ा सा इस फाइल को ओके नाउ मैं इस टर्मिनल को मिनिमाइज करता हूँ, और फायरफॉक्स ओपन हो गया। नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ, तो फायरफॉक्स को मैंने ओपन कर लिया। ओके हो गया। अब मैं उस लिंक को यहाँ पे पेस्ट करूँगा और एंटर कर दूँगा। एंटर करने के बाद आपका एक्सेस मिल जाएगा, और यूज़र नेम पासवर्ड पूछेगा, शायद मेरे पे सेव होगा यूज़र नेम पासवर्ड, तो ये कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देगा। तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन सेव है, आई थिंक डायरेक्ट ये लॉगिन करा देगा। अगर लॉगिन नहीं कराता है तो यूज़र नेम पासवर्ड आपको लास्ट में वहाँ पे मिलेगा, उसको फॉलो कर लेना। लास्ट में जैसे ही इंस्टॉलेशन फिनिश होता है वो आपको यूज़र नेम पासवर्ड देता है। तो फिलहाल यहाँ पे देखो डैशबोर्ड है, एडमिनिस्ट्रेटर है, हेल्प है। मैंने डैशबोर्ड पे क्लिक किया, और डैशबोर्ड पे क्लिक करने के बाद अभी कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं आ रही है। ओके, तो आई थिंक इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं। हाँ जी, तो यहाँ पे टास्क एंड और भी कुछ ऑप्शन यहाँ पे दिख जाते हैं। आई थिंक डैशबोर्ड टाइटल अननेम्ड, और इसको मैं स्कैन डिस्प्ले, एसेट डिस्प्ले, एम्पटी, तो मैं कुछ इसको ऐड कर लेता हूँ, है ना। तो ये देखो कुछ टास्क यहाँ पे मिल गया मुझे इस तरीके से। एडमिनिस्ट्रेटर पे आने के बाद आई डोंट नो
कि अच्छा, डैशबोर्ड पे ही आ जाने के बाद जैसे यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप देख रहे हो, तो किसी भी डैशबोर्ड को आप इसकी डिटेल फाइंड करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टास्क यूज़ कर सकते हो। और भी यहाँ पे कुछ टास्क थे, टास्क एक ऑप्शन आ जाता है, तो मैं इसको दोबारा से लॉग आउट करके लॉगिन करता हूँ और फिर देखता हूँ। इस चीज़ को मैंने हटाया, और ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टूल हो सकता है, बट इतना भी नहीं कि मैं ये वाली पूरी लाइन यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर लेता हूँ। ये यहाँ से यहाँ तक, ये पासवर्ड है जो कि इंस्टॉलेशन के समय मिल जाता है, लॉगिन कर लेना है। अच्छा, वेब सर्वर डज नॉट रिस्पॉन्ड, वेब सर्वर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, वेब सर्वर, ओके, लेट मी फिक्स द इशू। ये सर्वर फेल हो गया, जीवीएम स्टार्ट दोबारा से करते हैं और दोबारा से, अच्छा, उसको मिनिमाइज़ नहीं होने देना, ओके, अगर आप मिनिमाइज़ कर देते हैं तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ओके। तो ये भी आपने देखने को मिला। अब देखिए ये वर्क कर रहा है, लॉगिन भी हम कर लेंगे। अब देखो यहाँ पे सारी डिटेल्स आ जाती है, ओके। सारी डिटेल्स आ जाने का मतलब एसेट्स है, स्कैन है, स्कैन में टास्क स्कैन कर सकते हो, एसेट्स में होस्ट स्कैन कर सकते हो। जो भी आपको होस्ट स्कैन करना है यहाँ से ऐड करो, उस होस्ट का आईपी एड्रेस ऐड करो और यहाँ से सेव कर दो। सेव करने के बाद काफ़ी डिटेल आपको मिल जाएगी, डबल क्लिक करके किसी भी होस्ट पर उसकी काफ़ी डिटेल यहाँ से पता कर सकते हो कि उससे रिलेटेड क्या क्या स्कैन हुआ था, उसका यूज़र नेम क्या था, ओके। यहाँ पे ये सब बता देगा। तो ऑलरेडी मेरा यहाँ पे वर्क है, रेसिलेंस डिटेल मिल जाएगा, देख रहे हो ना, एक से एक इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। स्कैन में टास्क स्कैन करने के बाद आप देख लो यहाँ पे न्यू टास्क या टास्क विज़ार्ड में आ जाएंगे, आप यहाँ पे होस्ट की आईपी देंगे और स्कैन इस करना स्टार्ट कर देंगे, तो वो उससे रिलेटेड स्कैनिंग स्टार्ट कर देगा जिस होस्ट को आप यहाँ पे अटैच करे रहेंगे। आपका नेटवर्क में अगर होस्ट कनेक्टेड है तो उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिल जाती है। रिपोर्ट में आकर आप अपने उस टास्क की रिपोर्ट पता कर सकते हैं जो भी है, और यहाँ पे वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको दिखा देगा, रिलेटेड रिपोर्ट एंड एवरीथिंग। और किसी भी रिपोर्ट पे यहाँ पे क्या है, मिनिमम मैक्सिमम रिस्क क्या है, और ये फ़िल्टर करना है तो यहाँ से देख सकते हो। एंड और भी स्कैन में रिजल्ट्स वगैरह देखना है तो रिजल्ट्स में मैंने क्या रिजल्ट्स, तो मैंने कोई भी यहाँ पे होस्ट अभी स्कैन नहीं किया है, इस वजह से यहाँ पे इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है। तो आप एक बार 2 मशीनें 3 मशीनें अटैच करके उसको मॉनिटर कर सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक टूल हो सकता है। ग्रीन बोन सिक्योरिटी असिस्टेंस है, फ्री है, और नेटवर्क के अंदर इसको यूज़ कर सकते हैं। यूज़र्स की इन्फॉर्मेशन आपके नेटवर्क में, जैसे यूज़र नेम एडमिन है और जो कुछ भी है, आप अपना कस्टम परमिशन वगैरह अप्लाई कर सकते हैं इस टूल के रिगार्डिंग। तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। आई थिंक कि दिस वन इज़ एनफ इन्फॉर्मेशन फॉर नेटवर्क मॉनिटरिंग, और आपको काफ़ी चीज़ें मैंने दिखा दिया, बता दिया। अभी हम लोग अगले स्टेप की तरफ अगर चलते हैं तो इसके अंदर देखो ये थोड़ा सा पुराना स्क्रीनशॉट है, मैंने माइक वो काली लिनक्स जहाँ से इंस्टॉल किया था वहीं से मैंने इसको रिसीव किया था। तो ये सारी चीज़ें, सोशल इंजीनियरिंग, सोशल इंजीनियरिंग एक ऐसा टूल है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, किसी भी बंदे का सोशल अकाउंट्स पेनिट्रेट कर सकते हैं, या उस बंदे के बारे में या उस टारगेट के बारे में मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, ओके। सोशल अकाउंट को पेनिट्रेट करने के लिए आप काली लिनक्स के अंदर एसईटी टूल का यूज कर सकते हैं। एसईटी टूल को अगर आप गूगल पे सर्च मारेंगे तो 2-3 लाइन की स्क्रिप्ट में आपको काफ़ी काम आपको दिख जाएगा। मालवेयर जो अटैक होता है या बैकडोर क्रिएट करना होता है, ये भी एक अटैक है। बैकडोर अगर आप क्रिएट करना जानते हो तो एम एस एफ कंसोल या एम एस एफ वेनम का यूज करने आना चाहिए। तो इसके बारे में भी मैंने वीडियो बनाया था मैंने दूसरे चैनल पे, बट वो डिलीट हो गई, स्ट्राइक भी आ गई थी, कुछ दिनों तक चैनल का एक्सेस भी नहीं था, यूट्यूब ने बैन कर दिया था, तो वो तो नहीं मिल पाएगा। बट मैं इंस्टाग्राम पर
कोशिश करूँगा कि इनके स्क्रीनशॉट्स को आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँ, या टेलीग्राम चैनल में जो भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसके अंदर मैं इसके स्टेप्स को मेंशन कर दूँ। तो अगर आप लोगों को उससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं नोट कहीं कर देता हूँ, और वो सारी इन्फॉर्मेशन जैसे, या तो आप सर्च कर सकते हो गूगल पे, हाउ टू क्रिएट बैकडोर, 4 से 5 लाइन की कमांड में पूरी इन्फॉर्मेशन निकल जाती है। एंड प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, अगर रियली आप इसको समझना चाहते हैं तो वही मैं कहूँगा कि आप लाइव क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, मैं काफ़ी हेल्प आप लोगों की कर पाऊँगा। तो ये सारी चीज़ें ओके। तो यहाँ पर सीसीएनए सिक्योरिटी का जो नेक्स्ट पार्ट आ जाता है, हैंडमैप टूल को मैंने आप लोगों को बता ही दिया कैसे स्कैन करना है, क्या है। क्लासीफाई द वेक्टर ऑफ डेटा लॉस, तो ये होता क्या है, डेटा वेक्टर ऑफ डेटा लॉस, ये सब होता क्या है, ये सब हम लोग आगे देखेंगे कैसे क्या है। काफ़ी डिटेल्स यहाँ पे हम लोगों ने कवर अप कर लिया। सो गाइज यहाँ पे क्लासीफाई द वेक्टर ऑफ डेटा लॉस एक्सफिल्ट्रेशन क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। तो सिंपल यहाँ पे एक थियरी है, द एक्सप्रेशन वेक्टर of data loss and exfiltration refers the means by which data leaves the organization without authorization. If the password is compromised, an attacker can still incorporate data and perhaps even gain unauthorized access to the company network. Simple कि जब भी आपके नेटवर्क में कोई अनऑथराइज एक्सेस ले लेता है तो वो डेटा एक्सफिल्ट्रेशन कहलाता है। ओके, विदाउट एडमिनिस्ट्रेटर परमिशन एक्सेस ले लेना, तो ये हमारा डेटा एक्सफिल्ट्रेशन कहलाता है। अ डेफिनेशन ऑफ डेटा एक्सफिल्ट्रेशन क्या होता है, डेटा एक्सफिल्ट्रेशन इज समटाइम्स रिफर टू एज अ डेटा एक्सट्रूजन, डेटा एक्सपोर्टेशन ऑफ डेटा थेफ्ट। ओके, डेटा को कहीं पे एक्सट्रूजन में रखना या डेटा को एक्सपोर्टेशन में रख लेना, कर देना, तो ये सारी चीज़ें हमारा डेटा एक्सफिल्ट्रेशन में आता है। ऑल दीज टर्म्स आर यूज टू डिस्क्राइब द अनऑथराइज ट्रांसफर ऑफ डेटा, किसी भी तरीके से किसी भी डेटा को एक्सपोर्ट कर दिया जाता है अनऑथराइज विदाउट एडमिनिस्ट्रेटर परमिशन। जैसे फॉर एग्जांपल नेटवर्क के अंदर मैं काम कर रहा हूँ, बहुत सारे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, कोई ऐसा एम्प्लॉय जिसको आपने एक्सेस दिया और वो कोई ऐसा कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन आउट ऑफ नेटवर्क एक्सपोर्ट कर देता है, तो विदाउट एडमिनिस्ट्रेटर परमिशन, तो ये हमारा डेटा एक्सफिल्ट्रेशन बोला जा सकता है, कि यही हमारा डेटा बोला जाता है, मतलब यही होता है ना। बाई एन इंडिविजुअल विथ फिजिकल एक्सेस टू अ कंप्यूटर, फिजिकली उसको, जैसे मैंने मना कर रखा है कि इस कंप्यूटर को नहीं टच करना है, नेटवर्क के अंदर किसी पर्टिकुलर पीसी को नहीं छूना है एडमिनिस्ट्रेटर की परमिशन के बिना, और उसकी गैर मौजूदगी में अगर कोई भी उस मशीन पे बैठता है और उसका पासवर्ड एक्सेस कर लेता है और उसको उसकी इन्फॉर्मेशन को कहीं शेयर कर देता है, तो वो हमारा इसका एक पार्ट हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर कोई ऐसा करता है तो वो तभी कर सकता है जब आप अपने सिस्टम पे, आप अपने सर्वर पे, अपने उस पे पूरे प्रॉपर तरीके से नेटवर्क सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट नहीं करते हो। अगर वो प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट है तो किसी भी तरीके से डेटा को आपका कोई भी एम्प्लॉय या इंटरनल हो, एक्सटर्नल हो, हैकर अटैकर किसी भी तरीके से वो नहीं कर सकता। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए सिक्योरिटी रीजन बस की वजह से। लेकिन जहाँ तक की बात होती है, जब इस तरीके से लोग करना स्टार्ट कर देते हैं तो वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके की स्ट्रेटजीज फॉलो करते हैं और आपकी इन्फॉर्मेशन को बाईपास कर देते हैं किसी ना किसी जरिए। तो गलती जब तक अंदर से नहीं होगी तब तक कोई भी आपकी इन्फॉर्मेशन को टच नहीं कर सकता। तो ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, क्या-क्या ऐसे रीज़न होते हैं डेटा एक्सफिल्ट्रेशन के, एक्सीडेंटली समवन एक्सेस योर डेटा विदाउट एडमिन परमिशन। ओके, फर्स्ट रीज़न। सेकंड रीज़न, एनी फॉल्ट व्हिच इज़ हैपेंड बाय जेन्युइन यूज़र एंड हैकर्स और एनीवन यूज़ दैट डेटा इज़ कॉल्ड एक्सफिल्ट्रेशन। मतलब कि मैं कोई काम कर रहा था, मेरा ये पीसी है, मैंने इसके अंदर गलती से फायरवॉल को डिसेबल कर दिया, तो हैकर कैन ईज़िली गेट द एक्सेस इनटू माय पीसी। ओके, तो ये हमारा एक फॉल्ट हो सकता है और उसका यूज़ करके हैकर तुरंत हमारी इन्फॉर्मेशन को हैक कर सकता है। सो नेवर डू दिस टाइप ऑफ फॉल्स इन योर नेटवर्क फॉर योर पीसी, और ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। डू नॉट यूज क्लाउड टू स्टोर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, देर इज़ नो नीड टू स्टोर योर इन्फॉर्मेशन ऑन द क्लाउड। ओके, कभी नहीं स्टोर करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप अपनी इन्फॉर्मेशन क्लाउड पे स्टोर करते हो, और फॉर एग्जाम्पल जीमेल के क्लाउड पे, गूगल ड्राइव पे स्टोर करते हो, और आपकी इन्फॉर्मेशन हैक हो जाती है, आपका जीमेल हैक हो जाता है। सो व्हाट हैपेंड है, इजली वो आपके वो सारे सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, प्राइवेट इन्फॉर्मेशन या कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन हैकर के पास चला जाएगा। ओके, और क्या ज़रूरी है हमें ऐसी इन्फॉर्मेशन को क्लाउड पर स्टोर करने के लिए? क्लाउड पर गलती से मे बी कभी मैंने ड्राइव पे परमिशन नहीं दिया और डेटा पब्लिकली अवेलेबल हो गया, तो कोई भी ड्राइव पे इंडेक्स करके वो डेटा निकाल सकता है। तो ये चीज़ें हमेशा ध्यान में रखकर वर्क करना चाहिए।
कैसे हम डेटा एक्सफिल्ट्रेशन से अपने इन्वायरमेंट को बचा सकते हैं। तो सिंपल, जो जो टास्क अभी आपको बताया गया वो आपको फॉलो अप नहीं करना है, कोई तरीके की गलती नहीं करना है, किसी भी अननोन अनसस्पिशियस एक्टिविटी को आपको अलाउ नहीं करना है, फायरवॉल को डिसेबल नहीं करना है, मलेशियस एप्लीकेशंस को थर्ड पार्टी से डाउनलोड नहीं करना है और उसको इंस्टॉल नहीं करना है, किसी भी तरीके का ईमेल इंस्टेंटली आ जाता है तो उसके लिंक पे क्लिक नहीं करना है, किसी भी तरीके का एंड पॉइंट मालवेयर वगैरह अगर आपके नेटवर्क में इन हो रहा है तो फायरवॉल को हमेशा इनेबल रखना है। आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके के एंटीवायरस यूज कर सकते हो और अपने नेटवर्क को मॉनिटर कर सकते हो, अपने सिस्टम को अपडेट कर सकते हो, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो होती है, अनऑथराइज एक्सेस नहीं किसी को देना चाहिए या किसी भी बंदे पे इजीली ट्रस्ट नहीं करना चाहिए नेटवर्क के अंदर। अगर आप लायबल हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं तो खुद से मैनेज करिए। और अगर मतलब जिस अथॉरिटी को वो चीज़ दी गई है उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहे और उसको प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉलो अप भी करना चाहिए। जैसे कि अगर एडमिनिस्ट्रेटर है सर्वर का और वो सर्वर रूम को ओपन करके खुला, फिर वो बाहर चला जाए इधर उधर, तो कोई भी उस जगह पे अनऑथराइज एक्सेस ले सकता है। ओके, तो ये सारी चीज़ें नहीं होना चाहिए। लास्ट यहाँ पे मतलब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी इनक्रिप्शन टेक्नोलॉजी होता है। इसमें हम लोग नॉर्मल वैल्यू को कोडेड फॉर्म में बदल देते हैं, लाइक कोडेड फॉर्म में, जिसको ह्यूमन आसानी से रीड नहीं कर सकता और ये काफ़ी सिक्योर कम्युनिकेशन का एक जरिया है। ओके, तो यहाँ पे यहाँ पे जो क्रिप्टोग्राफी है, ये जो देखा जाए तो नॉर्मल, अगर मान लिया कि ये ए यूज़र है और ये बी यूज़र को कोई इन्फॉर्मेशन सेंड कर रहा है, तो सबसे पहले ये क्या करेगा, यहाँ से जो भी इन्फॉर्मेशन सेंड करेगा प्लेन टेक्स्ट में होगा। ओके, जैसे हेलो दिस इज शेष चौहान, राइट। अब इसने एक की जनरेट कर लिया इंक्रिप्शन के थ्रू, साइफर वैल्यू के थ्रू, और जैसे ही ये की यूज़ करेगा ये साइफर वैल्यू में यूज़ हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा और ये इस तरीके से वो जो डेटा है इस तरीके से आ जाएगा। और उसी की का जो ये की इसने यूज़ किया, इसी पासवर्ड की का यूज करके इधर से वो डेटा ओपन कर सकता है। डिक्रिप्ट तभी होगा और ये वैल्यू तभी रीड कर पाएगा बंदा जब तक कि उसकी की उससे उसके साथ मैच नहीं करेगा। तो ये सारी चीज़ें, अब ये चीज़ है क्या, प्लेन टेक्स्ट सिंपल एंड रीडेबल फॉर्म ऑफ डेटा। प्लेन टेक्स्ट क्या होता है, इसके अंदर जो मैंने आपको बता रखा है ये प्लेन टेक्स्ट, तो एक सिंपल और ह्यूमन रीड कर सकता है इसको। दूसरा, साइफर वैल्यू क्या होती है। साइफर वैल्यू एक इंक्रिप्शन टेक्निक होता है जो कि डेटा को डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट में इंक्रिप्ट कर देता है और उसको आसानी से रीड नहीं किया जा सकता। इंक्रिप्शन क्या होता है, एक डेटा के फॉर्म को इंक्रिप्ट करना और किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करके रख देना, लाइक वह जाता है और हिंदी में इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देना ही गोज। तो ये भी हमारा क्या होता है, एक ट्रांसलेशन होता है, इंक्रिप्शन होता है कि वह को इसमें मैंने इंक्रिप्ट कर दिया। तो ये हो गया। डिक्रिप्शन क्या होता है, दोबारा से हीगोज की मीनिंग वह जाता है, अगर हम लिख लेते हैं समझ जाते हैं तो हमारा डिक्रिप्शन हो जाता है। तो ये हमारा हो गया साइफर वैल्यू का कॉन्सेप्ट। अब डिस्क्राइब की एक्सचेंज। की एक्सचेंज क्या होता है, देखो, अगर हमने एक की इधर को जनरेट किया, एक पासवर्ड मैंने बनाया, ए बी सी डेटा पे मैंने पासवर्ड अप्लाई कर दिया 1 2 3, अगर ये मैं किसी को सेंड करता हूँ, रिसीव करेगा तो वो प्रोटेक्टेड होगा और वो उसी पासवर्ड से उसको यूज़ कर सकता है। तो ये प्राइवेट की होती है, पब्लिक की होती है, तमाम तरीके की कीज़ होती हैं। ओके, तो ये जो पासवर्ड या नॉर्मल वैल्यू होती है डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट में कन्वर्ट होती है, लाइक अल्फ़ा न्यूमेरिक, हैश वैल्यू, और मैक्सिमम हैश वैल्यू में ही कन्वर्ट होता है जिसके अंदर अल्फ़ा न्यूमेरिक सारे सारे वैल्यूज़ मिलाकर होती है, हेक्साडेसिमल वैल्यूज़ बोल सकते हैं, वो उसमें कन्वर्ट हो जाता है जो कि अनरीडेबल होता है। ओके, तो यहाँ पे दो तरीके से हमारा इंक्रिप्शन होता है, एक सिमेट्रिक इंक्रिप्शन होता है और एक असिमेट्रिक इंक्रिप्शन होता है। ओके, यहाँ पे असिमेट्रिक दिया है। अगर सिमेट्रिक इंक्रिप्शन की बात करी जाए तो सिमेट्रिक इंक्रिप्शन की symmetric encryption is a type of encryption where only one key is used to both side. Okay, मतलब जो की इनक्रिप्ट करने के लिए यूज करी जा रही है वही की डिक्रिप्ट करने के लिए यूज करेगा वो हैकर, तभी वो की यूज कर पाएगा। मतलब जिस की से इनक्रिप्ट किया गया वो की क्या होगा, सेम की होगा डिक्रिप्ट करने के लिए, तो ये हमारा सिमेट्रिक इनक्रिप्शन में आ जाता है। बट अगर असिमेट्रिक की बात करी जाए तो असिमेट्रिक की यहाँ पे देखो दिया हुआ है, इज ऑल्सो नोन एज पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी इज एन एग्जाम्पल ऑफ वन टाइप अनलाइक नॉर्मल सिमेट्रिक इनक्रिप्शन। असिमेट्रिक इनक्रिप्शन encrypts and decrypts data using two separate yet mathematically connected
क्रिप्टोग्राफिक की। ओके, मतलब कि मैथमेटिकली एक कनेक्टेड क्रिप्टोग्राफिक की होती है जिसके थ्रू हमारा जो सेंडर साइड होता है वो एक डिफरेंट की को यूज करके डेटा को इनक्रिप्ट करता है, और वो जब की मतलब शेयर हो रही होती है या इंफॉर्मेशन शेयर हो रही होती है तो डिफरेंट की के साथ होता है, और जो रिसीवर होता है वो उस डिफरेंट की को यूज करके डिक्रिप्ट करता है इंफॉर्मेशन को। ओके, तो ये हमारा असिमेट्रिक इनक्रिप्शन हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें, असिमेट्रिक इनक्रिप्शन और सिमेट्रिक इनक्रिप्शन, बस ये हो जाता है। डू लैब यूजिंग सीजर साइफर टूल। ओके, MD5 इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन, ये जो वैल्यू दिया हुआ है अगर मैं इसको कॉपी कर लूँ, ओके कॉपी कर लेता हूँ और मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूँ, देखता हूँ क्या मिलता है। ओके, तो यहाँ पे देखो MD5 इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन टूल, तो यहाँ पे देखो वैल्यू दिया हुआ है। आप किसी भी वैल्यू को यहाँ पे देकर इनक्रिप्ट कर सकते हो और उसको डिक्रिप्ट कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हेलो और मैंने इसको लिखा इसी वैल्यू में, तो इनक्रिप्ट कर दिया, हमें एक इनक्रिप्शन कोड यहाँ पे मिल जाएगा। लेट मी फाइंड, क्या कोड मिला, MD5 हेलो का ये कोड मिला। ओके, इसको मैंने कॉपी किया, अब इस कोड को यहाँ पे पेस्ट करके डिक्रिप्ट करेंगे तो ये उसका डिक्रिप्शन कोड मतलब डिक्रिप्ट करके हमें दे देगा कि ये वैल्यू क्या थी। ओके, तो फिलहाल यहाँ पे सॉरी द हैश इज नॉट इन आवर डेटाबेस, तो ये इसके डेटाबेस में नहीं है, बट इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन यहीं से हो जाता है। अच्छा, इसके अलावा हम लोग MD5 डिक्रिप्ट ऑनलाइन, देखो ये भी है, बहुत सारे टूल ऐसे मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। जैसे हेलो मैंने लिखा और MD5 इंक्रिप्शन यहाँ पे मैंने अप्लाई कर दिया तो इंक्रिप्शन हो जाएगा, और इनक्रिप्ट होने के बाद हेलो को इंटर योर टेक्स्ट डिक्रिप्ट, सॉरी पहले इनक्रिप्ट कर लेते हैं तो इनक्रिप्शन ही आ जाएगा। ओके, अब इस चीज़ को हम यहाँ पे पेस्ट करके डिक्रिप्ट करते हैं तो ये वैल्यू यहाँ पे हेलो आ जाता है। तो तमाम तरीके के टूल हैं, आप किसी से भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं इस जरिए से, और इसका यूज करते हुए आप सिक्योर कम्युनिकेशन कर पाएंगे। किसी भी वैल्यू को आप सेंड रिसीव कर सकते हैं, वो समझ नहीं पाएगा कि किस प्रोग्राम के थ्रू ये डिक्रिप्ट इनक्रिप्ट किया गया है, और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा चीज़ों को समझने में। ओके, तो ये काफ़ी हेल्प करता है। अब यहाँ पे डिस्क्राइब नेटवर्क टोपोलॉजी, टोपोलॉजी आप लोगों को पता ही है कितने टाइप्स की होती है, दो टाइप्स की होती है, फिजिकल टोपोलॉजी, लॉजिकल टोपोलॉजी। अगर आप लोगों को ये नहीं पता तो मैं यहाँ पे बताने वाला नहीं हूँ, क्योंकि एक सिंपल बस टोपोलॉजी, स्टार ट्री, मेस, रिंग, हाइब्रिड और ये सारी चीज़ें, अगर इसके बारे में भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो एक बार चैनल पे विजिट करके और यहाँ पे आप आ जाओ। कंप्यूटर नेटवर्किंग यहाँ पे 4.5 घंटे की फुल वीडियो है, इसके अंदर मैंने A to Z सारी चीज़ें बता Do रखा you है, know? कैसे वर्क करना है, कैसे चीज़ें फॉलो अप होती हैं। ट्री टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी का डायग्राम बना के मैंने यहाँ पे बता रखा है, तो इसको फॉलो कर सकते हो। फिलहाल मैंने यहाँ पे ये देखो ये सारी टोपोलॉजी मैंने बता रखा है, और स्टार्टिंग में ही है, सॉरी ये तो नेटवर्क डिटेल है, और लेट मी चेक सी स्विच वर्किंग एंड, तो एक बार आप यहाँ पे देखेंगे ना, जस्ट स्टार्टिंग में ही कुछ डिटेल्स के बाद था टोपोलॉजी एंड से क्या है, और वहाँ से देख लेना, ये सारी चीज़ें मैंने बता रखा है और आप लोगों को टोपोलॉजी के बारे में पता ही होगा। अब यहाँ पे कैंपस एरिया नेटवर्क सिक्योरिटी। ओके, कैंपस एरिया नेटवर्क कैन बहुत ज़रूरी होता है एक नेटवर्क के अंदर, क्योंकि जब किसी कंपनी में मल्टीपल सब बिल्डिंग होती हैं ना, जैसे एक बिल्डिंग, B ब्लॉक, C ब्लॉक, D ब्लॉक, ऐसे ब्लॉक होते हैं, तो उनमें छोटे छोटे हर ब्लॉक में नेटवर्क बनाए जाते हैं और उनको एक बड़े नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है, तो उसको बोला जाता है कैंपस एरिया नेटवर्क। ओके, और कैंपस एरिया नेटवर्क में सारे क्लाइंट या जो एम्प्लॉई होते हैं सब एक दूसरे से फिर कनेक्ट हो जाते हैं, तो एक सेंट्रल मैनेजमेंट यहाँ पे मिल जाता है और बड़े लेवल पे नेटवर्क मिल जाता है, उसको बोला जाता है कैंपस एरिया नेटवर्क। वैन टेक्नोलॉजी आप लोगों को पता ही होगा, यहाँ पे फ्रेम रिले कनेक्शन आ जाता है, फ्रेम रिले कनेक्शन पर भी मैंने वीडियो बना रखा हूँ, वो आपने कैसे फॉलो अप करना है, यहाँ पे आपको लिखना है फ्रेम रिले स्पेस तेज चौहान, जो भी वीडियोस अभी मैं बता रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे फ्रेम रिले का कॉन्फ़िगरेशन मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, 3 राउटर के साथ दिया हुआ है फ्रेम रिले कॉन्फ़िगरेशन, आप इसको प्लीज़ एक बार फॉलो कर लेना। ओके, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ये एज इट इज़ डायग्राम के साथ मैंने समझाया हुआ है फ्रेम रिले कि कैसे फंक्शन करता है और ये सारी चीज़ें। डेटा सेंटर क्या होता है, डेटा सेंटर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम अपनी मैक्सिमम स्टोरेज इंफॉर्मेशन क्या करते हैं, सेव करते हैं। डेटा सेंटर इज अ डेटा
data center is a building dedicated space within a building or a group of buildings used to house computer system and associated components such as telecommunication and storage system. ओके, तो टेलीकम्युनिकेशन स्टोरेज सिस्टम के लिए डेटा सेंटर बनाया जाता है, जहाँ पे इस इतने बड़े लेवल पे डेटा सेंटर बनाया जाता है कि वहाँ पे मैक्सिमम ऑफ इंफॉर्मेशन, जैसे गूगल के पास कितनी इन्फॉर्मेशन होगी, यूट्यूब सर्वर पे कितनी इन्फॉर्मेशन होगी, तो एक डेटा सेंटर इनका होगा जहाँ पे ये सारी इन्फॉर्मेशन एक सीक्वेंस में हार्ड डिस्क के अंदर या स्टोरेज के अंदर सेव होगा। ओके, और बाकी स्मॉल ऑफिस, होम ऑफिस क्या होता है, एसओ एचओ नेटवर्क होता है। तो ये थोड़ा सा नेटवर्क डिटेल्स के बारे में ये चैप्टर चल रहा है अभी। इसके बाद फिर सिक्योरिटी, इसके अंदर भी सिक्योरिटी को समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे एसओ एचओ मतलब होता है स्मॉल ऑफिस, होम ऑफिस। जब किसी घर पे एक स्मॉल नेटवर्क आप इम्प्लीमेंट करते हो ऑफिस के अंदर, स्कूल के अंदर, या आपका कोई छोटा बिजनेस है, शॉप है वहाँ पे, तो वो हमारा सोहो नेटवर्क बोला जा सकता है। तो सोहो नेटवर्क ऑल्सो टर्म एज अ सिंगल और स्मॉल ऑफिस और होम ऑफिस नेटवर्क इज मेनली रिफर टू अ बिजनेस कैटेगरी इन्वॉल्विंग अ स्मॉल नंबर ऑफ वर्कर्स यूजुअली फ्रॉम 1 to 10, जहाँ पे एक एक दो चार 10 लोग काम करते हो वहाँ पे इसको यूज किया जा सकता है, और ये हमारा लोकल एरिया में प्रॉपर फंक्शन करता है और काम करता है। ओके, तो ये हमारा तरीका है, क्लाउड से, इंटरनेट से, वायरलेस मॉडेम, वाईफाई राउटर, स्विच वगैरह यूज करके हम अपने घर पे या छोटी सी कंपनी के लिए ये नेटवर्क सपोर्ट दे सकते हैं। नेटवर्क सिक्योरिटी फॉर अ वर्चुअल इन्वायरमेंट, वर्चुअल इन्वायरमेंट के लिए नेटवर्क सिक्योरिटी हम लोग क्या दे सकते हैं, हाइपर वी, वीएमवेयर, केवीएम एंड मेनी मोर। अब देखो यहाँ पे केवीएम और हाइपर वी, वीएमवेयर, ये सारी टेक्नोलॉजी जो है आप कैसे यूज़ कर पाएंगे। तो सिंपल, आपको अगर यहाँ पे हाइपर वी यूज़ करना है तो विंडोज़ 10 इंटरप्राइज वर्जन, वीएम वेयर जो मैंने अभी आपको दिखाया था ट्रायल वर्जन, आपको 1 महीने के लिए मिल जाता है, जिसके अंदर आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके के वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकते हो, और मैंने इस पर भी ट्यूटोरियल बनाया हुआ है, तो एक बार आप देख लेना। वी वर्चुअल बॉक्स हाउ टू, जैसे वीएम वेयर की कंप्लीट चीज़ें, हाउ टू इंस्टॉल काली लिनक्स इन वर्चुअल बॉक्स। ओके, वर्चुअल बॉक्स लिखने के बाद मेरा नेम दे देना, से CHAUHAN, एंटर कर देना, आपको मिल जाएगा काली लिनक्स का कंप्लीट कैसे क्या है वो सारी इन्फॉर्मेशन वर्चुअली, और आप फॉलो अप कर सकते हैं। यहाँ पे देखो सारी चीज़ें मैंने बता रखा है। और VMware पे आप इजीली इंस्टॉल खुद से करना चाहते हो तो आप VMware प्लेयर डाउनलोड कर लेना, और VMware प्लेयर पर जाने के बाद आपको कोई भी मशीन को वर्चुअली क्रिएट करना है तो आप उस पर वर्क कर सकते हैं। जैसे मेरे को यहाँ पे एक नया मशीन क्रिएट करना है, तो फाइल में आने के बाद न्यू वर्चुअल मशीन, और मैं यहाँ से टिपिकल कस्टम, मान लिया कि मुझे कस्टम चाहिए या टिपिकल चाहिए, मैं नेक्स्ट करता हूँ। अब मैं कोई भी ISO फाइल, जैसे 2012 की ISO फाइल है, मैंने ले लिया, नेक्स्ट कर दिया, जहाँ पे भी इंस्टॉल करना है इसको यूज़ किया, 60 GB फाइल स्टोरेज और ये सब ले रहा है, तो इसको सेलेक्ट करने के बाद बस फिनिश कर देना। ओके, ISO फाइल वगैरह तो उसके अंदर अभी मैंने अटैच कर ही दिया, और जैसे ही मैं इसको टर्न ऑन करता हूँ ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर देगा। ओके, तो ये वर्चुअल मशीन होता है। अभी मैंने जो आपको लैब करके दिखाया था, फिलहाल मैं आप इंस्टॉल नहीं कर रहा क्योंकि कोई ज़रूरत नहीं है, ये सारी चीज़ें तो VMware की टेक्नोलॉजी जो वर्चुअल लेवल पे करी जाती है, ये हो गया। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक अब यहाँ पे मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, हाउ टू सिक्योर नेटवर्क इन्वायरमेंट। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, यूज़ एंटीवायरस, अपडेट सिस्टम, अपडेट ऑपरेटिंग सिस्टम, अपडेट एप्लीकेशन, यूज़ फायरवॉल सेटिंग, यूज अपडेट वर्चुअल मशीन। अगर कोई आप यूज़ कर रहे हो तो यूज़ करो, सबसे बेस्ट है आप यहाँ पे वर्चुअल बॉक्स यूज करो, फ्री है और ओपन सोर्स है। Do not open unwanted links. Do not use third party applications. Use hardware based firewall for network security. Use strong password, है ना, कम से कम 8 डिजिट का स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, अल्फा न्यूमेरिक सारी चीज़ों के साथ होना चाहिए। डू नॉट शेयर प्राइवेट नेटवर्क डिटेल्स टू एनीवन, किसी भी बंदे को अपनी प्राइवेट इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करना चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें हैं। अब हमारा स्टार्ट हो जाता है सिक्योर मैनेजमेंट, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो इसमें काफ़ी थियरी वगैरह भी चलेगी, तो ये हम आपको स्टार्ट करेंगे, बताएंगे। तो फिलहाल यहाँ तक मैंने आपको बताया, थोड़ा सा थियरी का पार्ट यहाँ पे ज़्यादा था, बट आई थिंक आपको ज़रूर कुछ ना कुछ समझने को मिला होगा। ये चीज़ें बड़ा कॉन्सेप्चुअल होती है, समझना पड़ता है, तो ये सारी चीज़ें। चलिए फिर हम लोग सिक्योर मैनेजमेंट को पढ़ते हैं।